नमस्कार। विश्वरंग के अंतर्गत आईसेक पब्लिकेशन, वनमाली सृजनपीठ भोपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के टैगोर विश्व कला और संस्कृति केंद्र तथा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स के इस संयुक्त आयोजन में आप सबका स्वागत है। अवसर है वरिष्ठ कवि श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं का नया संकलन रक्त सा लाल एक फूल, जिसका प्रकाशन आईसेक पब्लिकेशन भोपाल ने किया है, उसका लोकार्पण एवं पुस्तक चर्चा। मित्रों, मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कवि श्री बलराम गुमास्ता जी। नमस्कार। वरिष्ठ कथाकार एवं वनमाली सृजनपीठ भोपाल के अध्यक्ष श्री मुकेश वर्मा जी। युवा आलोचक श्री अरुणेश शुक्ल जी। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स की डीन प्रोफेसर संगीता जौहरी जी। वनमाली सृजनपीठ भोपाल के संयोजक श्री संजय सिंह राठौर जी। और ऑनलाइन हमारे साथ उपस्थित हैं आज के चर्चित कवि, वरिष्ठ कवि श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। स्वागत किया जाए। असम से युवा आलोचक श्री जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और कलकत्ते से वरिष्ठ आलोचक श्री अरुण होता जी हमारे साथ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व निदेशक विश्वरंग श्री संतोष चौबे जी करने वाले हैं। वे बिलासपुर में हैं, वहां से चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। जब वे पहुंचेंगे अध्यक्षता करेंगे। तब तक मैं आग्रह करूंगा श्री मुकेश वर्मा जी से कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करें। तब तक नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर जौहरी से, संगीता जौहरी जी से, डीन है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, वो स्वागत वक्तव्य रखें, अतिथियों का स्वागत करें, औपचारिक शुरुआत करें। धन्यवाद कुणाल जी। ये जो हमारा कार्यक्रम है, आज जो वरिष्ठ कवि हमारे बीच हैं जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनकी कविता संग्रह रक्त सा लाल एक फूल का हम आज लोकार्पण करने जा रहे हैं और इस पर हम पुस्तक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ जो सभागार में उपस्थित हमारे साथ लोग हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हमारे साथ, जैसा कि कुणाल जी ने बताया, वरिष्ठ आलोचक अरुण होता जी हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करें। और जितेंद्र गुप्ता जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत करें तालियों से। क्योंकि ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रथा है, ये बड़ी ही मिक्स प्रथा है। यहाँ पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि कैसे हम लोग सबका स्वागत करें, तो इसीलिए मैं बार बार हमारे जो श्रोतागण हैं ऑनलाइन जो हैं और जो ऑफलाइन मेरे साथ बैठे हैं, बार बार मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि जोरदार तालियों से हमारे साथ जितने भी लोग हैं और हमारे साथ जो मंचासीन अतिथिगण हैं और जो मंच के उस पार बैठे हैं, विनय उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, महीप निगम जी हैं हमारे साथ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उषा वैद्य मैम है, रुचि मिश्रा मैडम है और बाकी सारे जो हमारे साथ प्रतिभागी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ जो वनमाली सृजनपीठ साथ में है और जो हम बात करते हैं आईसेक पब्लिकेशन की, ये हमारा मेरे ख्याल से जो श्रृंखला चल रही है, ये दूसरी बार हम इसका लोकार्पण विधिवत कर रहे हैं। हमने ये निर्धारित किया है कि हर शनिवार, लगभग हर शनिवार, हम इसी तरीके से जो विभिन्न विधाओं पर जो हमारे साथ पुस्तकें आ रही हैं, उनका हम इसी तरह विधिवत लोकार्पण करें और उस पर चर्चा परिचर्चा करें। इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि इससे कम से कम हम ये जानते हैं, हम मिल पाते हैं उन रचनाकारों से, उन लेखकों से, और हम जान पाते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे, इन सारी रचनाओं के पीछे उनका आधार क्या है। और हम लोग भी ये जान पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे साथ फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, उन्हें भी एक प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि आगे जाकर हम भी इस तरह से कुछ ना कुछ लिखकर आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं महीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, महीप सर और संजय सर का भी, और मुकेश सर का और बलराम सर का, कि हमें इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से वो एक प्रेरणा दे रहे हैं
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से आईसेक्ट पब्लिकेशन जो है वो प्रकाशन की चरम सीमाएं छुएगा और इसी तरह से देश विदेश में ख्याति प्राप्त करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कुणाल सर हमारे बीच हैं और कुणाल सर को सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। स्वागत वक्तव्य जिसे कहें बहुत ही औपचारिक स्वाद देता है स्वागत वक्तव्य टर्म जो है, लेकिन इसे इतना रोचक और सुंदर बना दिया संगीता जौहरी मैम ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में आईसेक्ट पब्लिकेशन के बारे में बताया। एक बात मैं कहूं कि आईसेक्ट पब्लिकेशन की उम्र साहित्यिक जगत में देखा जाए तो मुश्किल से साल भर के अंदर आईसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल ने समस्त हिंदी जगत में, प्रकाशन जगत में जो अपनी एक मुकम्मल पहचान, एक मुकाम स्थापित कर पाया है, तो उसके पीछे इन हाउस जो भी हो, बड़ों का आशीर्वाद, समकालीनों की मेहनत, सब कुछ एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि वरिष्ठ हिंदी के जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनका जिस तरह से रचनात्मक सहयोग हमें मिला, वो मेरे लिए बहुत चौंकाने का, पर्सनली मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला मामला था। मुझे याद है साल भर पहले विश्वरंग 2019 में वरिष्ठ कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी से मेरी अनौपचारिक से मुलाकात हुई थी, खाना खाते हुए किसी एक कार्यक्रम की विरति के दौरान हम लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे और खाना खा रहे थे। उन्होंने बड़े भाई की तर्ज पे पूछा, उनसे बहुत पहले से परिचय था, तो पूछा कि आजकल कर क्या रहे हो। मैंने बताया कि आईसेक्ट पब्लिकेशन में संपादक हूँ, और मैंने यूं ही एक इच्छा जाहिर की उनसे कि क्या बढ़िया हो कि आईसेक्ट पब्लिकेशन से आपकी एक किताब आए। और वरिष्ठ कवि हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, हिंदी का जो समकालीन कविता परिदृश्य है उसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता जब तक कि उनका नामोल्लेख ना किया जाए। मेरे एक बार छोटे से इस आग्रह को उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि वापस दिल्ली जाते ही अपनी कविता की नई किताब भेजी। कोरोना की वजह से ये हम थे जो इस किताब को प्रकाशित करने में इतना विलंब हुआ, वरना अपनी तरफ से उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। मैं बहुत ही आभारी हूं जितेंद्र सर आपका। आज आपका आशीर्वाद है, हमारी मेहनत लगन है, हमारे बीच रक्त सा लाल एक फूल है। मैं आग्रह करूंगा कि आज वरिष्ठ जो मंच पे सम्मानित अतिथि हैं, वे रक्त सा लाल एक फूल का औपचारिक अनौपचारिक लोकार्पण करें, और इसके बाद जितेंद्र जी आपको कष्ट दूंगा। रक्त सा लाल एक फूल। मैडम आराम से खड़े हो सकते हैं। मैम सर आपके पास आपकी किताब नहीं है? मेरे पास भी है, मेरे पास भी होता जी के पास है। हाँ, होता जी के पास है। यहाँ है, यहाँ है। नहीं, हाँ, जितेंद्र गुप्ता जी को मैं भेज नहीं पाया। जी। मैं इसके कार्यक्रम के बाद भेजूंगा उनको। रक्त सा लाल एक फूल, जितेंद्र श्रीवास्तव। बहुत शुभकामनाएं आपको श्रीवास्तव जी। बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, आभार। जितेंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि विदेह की तरह वह दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली के तमाम जो अवगुण हैं उनसे दूर। एक नमूना तो मैंने दे ही दिया कि मैंने जस्ट एक बार थोड़ा सा आग्रह किया था और उन्होंने मेरी लाज रख ली। मन में था कि मिलकर उनसे धन्यवाद बोलूंगा, मिलना नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन आज हमारे सामने उपस्थित हैं, तो लो आज मैं कहता हूं वाली तर्ज पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन यह है कि हम भोपाल के पब्लिशर हैं। दिल्ली में होता हो कि एक शामियाने तले बहुत सारी किताबों का लोकार्पण एक मुश्त हो जाता है, हमारे यहाँ कवि को उस किताब से अपनी कुछ कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। और यही नहीं बल्कि इस किताब से जुड़े हुए थोड़े बहुत जो रोचक संस्मरण हैं उन्हें सुनाएं, और अगर नहीं है तो उन्हें रोचक बना के सुनाएं। जितेंद्र श्रीवास्तव जी,
कुछ कविताएं पढ़ेंगे, कुछ कविताएं और सुनाता किताब के हूँ बारे में आपको। कुछ बातें करेंगे। धन्यवाद कुणाल, और मैं उपस्थित मंच पर उपस्थित आदरणीय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय बलराम गुमास्ता जी, प्रोफेसर संगीता जौहरी जी, संजय जी, प्रिय अरुणेश, कुणाल तो हैं ही, उनसे बात हो ही रही है, और वहाँ सभागार में जो लोग उपस्थित हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। हमारे दो अत्यंत आत्मीय कलकत्ता और गुवाहाटी से जुड़े हैं, प्रोफेसर अरुण होता और डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, और देश भर से जो लोग भी इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं या जिस भी मंच पर यह और जा रहा हो, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबके प्रति मैं अपना आदर प्रकट करता हूँ और कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। स्वागत। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता। जो शौक रखते हैं चमचों, दलालों और गुलामों का, कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर, जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबावों में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास और छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। एक और कविता सुने, ये रुकना। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो। क्या बात, वाह, क्या बात है सर। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ और दिखता। लोग थक जाते ताकते ताकते, सिर्फ खुशियों का जलध ही विशाल दिखता। हंसी का उजास दिखता, पर न समय रुका न तुम, बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर, अंजुरी में जल संभाले। क्या बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर, अंजुरी में जल संभाले। आप लोगों को जिस कविता के आधार पर इस संग्रह का नाम रखा गया है वो कविता पढ़ता हूँ। रक्त सा लाल एक फूल। मैं उतर आया पहाड़ से, रोजी लेकर गई थी पहाड़, रोजी ने उतार दिया पहाड़ से, लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियाँ। क्या लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियाँ, उस पत्थर की तरह भी नहीं जो अनचाहे फिसल जाता है अपनी जगह से। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़, वह बाहर भी नहीं था मेरी इच्छा के। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़, वह बाहर भी नहीं था इच्छा से। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता तो चांद पर भी चला जाता। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता, चांद पर तो वहां भी चला जाता। मैं सैलानी नहीं था, मेरे पीछे एक घर था जो ताक रहा था निर्निमेष मेरी ओर। मैं पहुंचा पहाड़, मैं रमा पहाड़ में, मैंने वहां जाना, कहीं कोई फर्क नहीं था रोटी में। हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व। बहुत बढ़िया। हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व, पर समय रुक न सका जैसे नहीं रुक पाता देर तक पलकों पर ठहरा पानी। मैं उतर आया पहाड़ से, मैं उतर आया पहाड़ से। समय के साथ छूट जाते हैं बहुत से लोग, समय के साथ भुला जाते हैं बहुत से लोग, पर कुछ न कुछ होता है ऐसा जिस पर नहीं चढ़ती समय की धूल। बरसों बीत गए पहाड़ से लौटे, बरसों बीत गए मैं नहीं लौट पाया पहाड़, पर आज भी मेरी आंखों में बचा है रक्त सा लाल एक फूल बुरूस का। रक्त सा लाल एक फूल बुरूस का। कुणाल, क्या एक आध कविता और पढ़ूं या रहने दिया जाए? पढ़ दीजिए सर। नहीं, कविता ही नहीं पढ़ी है बल्कि किताब के बारे में, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बोले भी। 137 पेज पर आपकी एक कविता है, प्रेम करते हुए। प्रेम करते हुए। हाँ। जी, पेज संख्या क्या बताया सर आपने? 137। 137। पढ़ता हूँ सर, पढ़ता हूँ सर।
हाँ, प्रेम करते हुए हमने नहीं पढ़ी प्रेम कविताएं, हमने पढ़ी एक दूसरे की पुतलियां, हमने उंगलियों से बिखराई संवारी एक दूसरे की लटें, एक दूसरे के चेहरे को हाथों में लेकर सुबह के सिंदूरी सूर्य की तरह निहारा, क्या बात है भैया। एक दूसरे के साथ चलते हुए चांद को अंजुरी में भर लिया, एक दूसरे से ठिठोली की मन भर लड़े, एक दूसरे के गले में गला डाले खड़े रहे देर तक, क्या बात है सर, क्या बात, बहुत बढ़िया। मचलते रहे सागर की लहरों जैसे, मचलते रहे एक दूसरे की बाहों में, पहचानते रहे एक दूसरे के होंठ, एक दूसरे का शरीर, एक दूसरे का सपना, एक दूसरे का सपना, हम घुलते रहे एक दूसरे में, धीरे धीरे लगा हमने रचा है कुछ एक दूसरे में, प्रेम करते हुए हमने जाना, प्रेम करते हुए लोग रचते हैं कविताएं एक दूसरे में, एक दूसरे का क्या होना बात, क्या उनकी बात, कविता का पूरा होना है, क्या बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक दूसरे का होना उनकी कविता का पूरा होना है। तुम देखना पड़ 139 पे है सर। हाँ, तुम लगा देखना था। छोटी सी फरमाइशी छोटी सी है, सब पढ़ लीजिए प्लीज। फरमाइशी कभी नहीं है। ये सब प्रेम कविताएं ही हो जा रही हैं, ये भी प्रेम कविता है। फिर खिलेंगे फूल गेंदे में एक दिन, फिर लगाऊंगा एक फूल तुम्हारे जूड़े में, फिर खिलेंगे फूल गेंदे में एक दिन, फिर लगाऊंगा एक फूल तुम्हारे जूड़े में, एक फूल छुएगा तुम्हारी पलकों को, थोड़ी सी गंध फूल की समाएगी तुम में तुम्हारी फूल में, थोड़ी सी गंध फूल की समाएगी तुम में तुम्हारी फूल में, फूल का हल्का सा रंग जरूर आएगा तुम्हारे गालों पर, और तुम्हारे चेहरे की दिप दिप में फूल दिखेगा किसी और लोग का, तुम देखना। क्या बात, वाह, एक दिन खिलेंगे फूल, एक दिन खिलेंगे फूल, मिलेंगे हम, बीच के दिन बीत जाएंगे शीतलहर की तरह, तुम धूप की तरह दमकती आओगी, मैं शीत की तरह घुल जाऊंगा तुम में, कहीं कोई अवरोध नहीं होगा, कहीं कोई भेद नहीं होगा, तुम देखना। बहुत क्या सर, प्रेम की बहुत कमी है सुखद। सारी दुनिया परेशान है, इस इसलिए प्रेम संग्राम में कविताओं की डिमांड है। इस संग्रह में जितेंद्र श्रीवास्तव जी की प्रेम कविताएं इफरात में हैं, इफरात में है, और पत्नी पर भी कविताएं हैं, बेटी पर और फिर बेटी पर भी। एक एक प्रोसेस दिखता है, कवि की रचना प्रक्रिया दिखती है। तो और भी सर कुछ कविताएं आप अपने पसंद से। वो कोरोना काल पे कविता सुनाते हैं। कोरोना वाली कविताएं तो अलग से सबकी लेनी है। पड़ेंगी सर, सब ठीक है। वो अगर कहें तो मैं उसको अलग से सुनाना पड़ेगा, फिर वो लंबी कविता है वो सुनाइए, अगर सुना सके तो बहुत वो मार्मिक कविता घंटे है। लग जाएंगे अकेले उसको सुनाने में। फिर मैं आपका इशारा समझ गया, हम जल्द ही एक नया दूसरा प्रोग्राम करने वाले हैं। इसलिए वो नया होगा। अगर कहें आप तो मैं सोन चिरई सुना देता हूँ बस। वो मुझे लगता है कि शायद एक जरूरी कविता है, हाँ, जो मेरी पहचान के साथ जुड़ी कविता है, उसको सुना देता हूँ। एक सोहर पे आधारित है ये कविता। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई, वह हंसती थी तो धूप होती थी फूल खिलते थे, वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी, जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी, और जैसा कि हर किस्से में होता है उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ, और जैसा कि हर किस्से में होता है उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी, उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी, ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ, और जो रात दिन समाया रहा उसने सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की पर किसी ने न सुनी, आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली, बाघिन ने उसने उसे अपना दुख सुनाया,
और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। जंगल में उसे बाघिन मिली, उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से एक नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाँझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ई क्या करती, उसने धरती से निवेदन किया, तुम्हें शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो कुछ हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देखा। सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। रचना प्रक्रिया पर बोलना मुझे बराबर क्या कहें, मुश्किल काम लगता रहा, क्या बताया जाए। कविताओं की रचना प्रक्रिया या कोई भी रचना प्रक्रिया, मुझे लगता है कि लिख ले ज़्यादा जटिल है उसको कहना, उसको बताना कि कैसे आप कर पाते हैं। यह किताब तो जैसा कुणाल सिंह ने कहा, अभी आप सबने सुना कि उन्होंने कहा और फिर ये किताब तैयार हुई। जो कविताएं हैं उनमें से मैंने कुछ का पाठ किया। आप में से कुछ लोगों के पास, जिनके पास ये किताब पहुंच चुकी है, वो लोग इसको पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, देखेंगे। बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, और इसमें हर ढंग की कविता है। मतलब जैसा इन्होंने कहा कि प्रेम की भी कविता है, दाम्पत्य की कविता है, बेटियों पर कविता है, घर परिवार की कविता है। इसके अलावा जो समकालीन कविता की एक दुनिया है, राजनीतिक कविताएं भी हैं। यानी कि जो एक राजनीतिक चेतना की कविता कहना चाहिए। राजनीतिक कविताओं से आशय मेरा राजनीतिक चेतना से, क्योंकि मैं एक कवि के रूप में भी और एक आलोचक के रूप में भी कभी भी नारेबाजी वाली चीज़ों को मैंने पसंद नहीं किया। मैं उनका कभी भी पक्षधर नहीं रहा। न मैंने कभी अपने शिक्षक जीवन में उनका पक्ष लिया, न आलोचना में पक्ष लिया, और न स्वयं अपने लेखन। मेरा मानना है कि अगर आपके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है, तो आप प्रेम कविता भी नहीं लिख सकते। बहुत बढ़िया। प्रेम कविताएं भी राजनीतिक समझ की मांग करती हैं। अन्यथा
रीतिकाल की प्रेम कविता में और हमारे समय की प्रेम कविता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और अगर कोई अंतर नहीं है तो फिर घनानंद से बेहतर कोई क्या लिखेगा? फिर घनानंद को ही पढ़ें हम, बिहारी को ही पढ़ें हम। ये घनानंद तो सर्वकालिक महान कवि हैं प्रेम के। तो अगर आप अपना समय दर्ज नहीं कर सकते प्रेम कविताओं में तो कोई मतलब नहीं, और ये तभी संभव होगा जब आप सचेत होंगे, जब आपके भीतर अग्रगामी चेतना होगी। वह अग्रगामी चेतना ही आपसे अपने समय की समीक्षा कराती है, वो राजनीतिक स्तर पे कराए, वो जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए आपको प्रेरित करे, उसकी समीक्षा के लिए प्रेरित करे, या घर दाम्पत्य जीवन मित्रता उसके मूल्यांकन के लिए प्रेरित करे। और ये कविता के साथ भी है और ये कहानियों के साथ भी है, ये उपन्यास के साथ भी है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में महान कृतियां वही रही हैं जिनमें विचार तो दिखते हैं लेकिन विचारधारा पानी पर तेल की तरह नहीं दिखती। ये एंगेल्स का वाक्य है जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा वाक्य नहीं है। तो जो विचारधारा है वो ऊपर तेल की तरह नहीं दिखनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रही है अपनी कविताओं में कि वैचारिकता रहे, विचार रहे, बहुत सूक्ष्म चीजें आए, पूरी गंभीरता से आए, लेकिन जब वो आए तो रचना बनकर आए। वरना कविता अगर पंफलेट की भाषा बोले तो पंफलेट और कविता में क्या अंतर है? कहानी अगर पंफलेट हो जाए तो उसको कहानी क्यों कर कहा जाएगा? पंफलेट का अपना महत्व है, कविता का अपना महत्व है, किसी भाषण का अपना महत्व है, कविता का अपना महत्व है। तो ये कला मुझे लगता है मैंने कोशिश की है, करता हूँ शेष तो अभी जब मित्र बोलेंगे इन कविताओं पर तो उनकी बात भी मैं सुनूंगा, लेकिन एक कवि के रूप में और क्योंकि आलोचना भी लिखता हूँ, आलोचक के रूप में भी है, तो मैं ये मानता रहा हूँ और ये कोशिश रही है कि ये चीजें की रचना मतलब कविता को प्रथमतः और अंततः कविता होना चाहिए, उसमें कविता के गुण होने चाहिए। अन्यथा कविता का गद्य, अगर कविता के गद्य और कहानी के गद्य का हम अंतर नहीं कर पाएंगे, कविता के गद्य और निबंध के गद्य का अंतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई क्यों पढ़ेगा कविता? कविता के पास जब छंद नहीं है कविता में, छंद के बाद भी अगर कोई कविता तक आ रहा है तो कविता तो होना ही चाहिए उसे ना, कि सुने तो लगे कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। तो ये चीज़ है और बहुत सारी इसमें कविताएं हैं। आ, जैसे सोन चिड़ई जो कविता आपने सुनाई, ये उस दौर की कविता है जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए कर रहा था, और उस दौर की आ, एक बड़ी पत्रिका पहल ने इसे अपने कवर पेज के साथ लगाकर 5 पन्नों में छापा था, फिर उसका कंटेंट लगाया था उन्होंने इसको, और उसके बाद ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में गई, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है, जितेंद्र गुप्ता के वहाँ भी ये कुछ दिन पाठ्यक्रम में रही, कई विश्वविद्यालयों के ये पाठ्यक्रम में है कविता। तो उस दौर में मैंने ये कविता लिखी जब मैं एमए का विद्यार्थी था, एमए के दिनों में, और फिर चलती रही, तमाम जगह गई। तो रचना प्रक्रिया उसका ये है कि मैं जब छोटा था तब ये अपने इलाके में सोहर सुना करता था, जो मैंने आपसे निवेदन किया शुरू में ही कि एक सोहर पे आधारित है। भोजपुरी में वो सोहर है, सासु मोरी कहेली बंझनिया ननद बज्रबासिन हो, मैया जिनके में बारी बियाही उहे घर निकारे नहीं हो। ये सुनता था मैं, और एक महिमा मंडन जैसा होता था उन स्त्रियों का जिनको पुत्र पैदा हो जाते थे, तो बताया जाता था कि जिनको संतान नहीं होती है और उसमें भी पुत्र अगर न हो सके तो उसका जीवन व्यर्थ है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करती रहीं। और माँ और मैं नानी के साथ रहा अपने, मेरी माँ इकलौती संतान रही अपनी, भी अब नहीं रही मेरी माँ, पिछले दिनों ही दिवंगत है। तो इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो ननिहाल का भी मामला था, तो उन लोगों की कह सकते हैं ट्रेनिंग का भी मामला था कि मुझे बराबर ये चीज़ लगती रही, और ये मुझे संवेदित करती रही ये बात, और ये सोहर भी कहीं कहीं हॉन्ट करता था मुझे। तो अंतिम रूप से जब मैं एमए कर रहा था वहाँ पर, तब ये कविता बन गई मुझसे, और इसको लिखने का मैं मतलब एक पीड़ा तो है, इस तरह का समाज रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सुख भी रहा कि मैं उसको दर्ज कर सका, जो चीज़ मुझे बचपन से परेशान करती थी, और उस सोहर को मैं रिक्रिएट कर सका, उसको
पुनर्सृजित कर सका मैं नए संदर्भों के साथ, जो विज्ञान है उसके साथ जोड़ सका, बता सका और कह सका। इस कविता में कई बार ऐसा भी आया, मैं कलकत्ते में एक बार था, कुणाल जहाँ के रहने वाले हैं, वो एक समारोह चल रहा था और उसमें मैंने इसका पाठ किया, तो दो रोचक चीजें हुई। एक वहाँ पर जो नाट्य दल था, उसकी एक लड़की ने अपने निर्देशक से कहा कि यह तो हम लोगों की कविता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। दरअसल इसकी कई प्रस्तुतियां वो लोग कर चुके थे, इस सोन चिरई की कई प्रस्तुतियां अलग अलग ग्रुप्स ने की हैं, मतलब थिएटर में। अच्छा लगा। दूसरा ये है कि जब मैं उतरा पढ़ के, तो कलकत्ते की जो कुछ महिलाएं थी जो उस सभागार में उपस्थित थी, उन्होंने कहा कि सोन चिरई को बेटे ही क्यों पैदा हुए, बेटियां क्यों नहीं पैदा हुई। एक बड़ा सवाल उनका था। मैंने कहा कि कविता ये नहीं कहती है कि उसको बेटियां नहीं पैदा हुई, कविता सिर्फ ये कहती है, चूंकि उस दौर का मामला था, कंधा देने का प्रसंग था, हालांकि अब बेटियां कंधा दे रही हैं, सब कुछ है। तो एक तो ये प्रसंग है, दूसरा ये था कि जिस कारण से उसको सारी यंत्रणा सहनी पड़ी थी, सोन चिरई को ये दर्ज करना था कि वह उसमें सक्षम थी। वो कहीं भी बायोलॉजिकल मामला, कहीं से भी उस बायोलॉजिकल रूप से उसका कोई दोष नहीं था उसमें, तो कविता को दर्ज ये करना था। तो कुछ बहुत सारी, मतलब इस कविता के साथ बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं। अलग अलग जगहों पर मैंने जब इसको पढ़ा तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, लोग भावुक भी हुए और लगता है कि शायद मैं दर्ज कर पाया, अपने भीतर के दुख को भी दर्ज कर पाया और समाज के दुख को भी दर्ज कर पाया इस कविता में। इसी तरह जो प्रेम कविताएं हैं, वो तो जाहिर है कि मेरी प्रेम कविताएं वायवीय कविताएं नहीं हैं। वो मैंने ये इसको स्वीकार करने में कोई स्वीकार कि मैंने मेरे जीवन से निश्रित हैं, वो चाहे बेटियों के बारे में कविताएं हों या प्रेम की या दाम्पत्य की, वो मेरे जीवन से निश्रित कविताएं हैं। तो उनके बारे में एक कविता मैंने सुनाई ही आपको, जैसा आदरणीय मुकेश वर्मा जी ने कहा, प्रेम करते हुए कविता सुनाई। तो ये सब मेरे जीवन का यथार्थ है जो कविता बन गया। और अब कविता जब कविता के रूप में वह आ गया, तो कविता तो सबकी है, जिसके हाथ में है उसकी है, सब है। और मेरा ये मानना भी है कि अच्छी प्रेम कविताएं आप तभी लिख सकते हैं जब कभी न कभी जीवन में वो अवसर आपको हासिल हुआ हो, आप उससे गुजरे हों। सिर्फ कला के भरोसे आप अच्छी प्रेम कविता नहीं लिख सकते। आपके पास शब्द हो सकते हैं, वैचारिकी हो सकती है, वैचारिकी हो सकती है, लेकिन आप रच सकते हैं, लेकिन आप वो कविता वो पैदा नहीं कर पाएंगे। जिसके कहते हैं ना कि आप एक मतलब एक काया तैयार कर देंगे, लेकिन प्राण नहीं डाल पाएंगे आप। तो काया तो बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन प्राण नहीं। प्राण तभी आएगा जब आप उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं आपने वो बेचैनी, वो विकलता महसूस की होगी, तभी प्राण आएगा। तो मुझे लगता है कि मेरी बात लंबी हो जाएगी, मैं और लोगों को सुनूं, वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं से गुजरते हुए, ये वैसे न भी गुजर रहे हैं, उनकी कविताएं जो पत्रिकाओं में छपती हैं, उनको अगर जागरूक रूप से आप पढ़ते रहें तो देखेंगे कि इनका काफी बड़ा लोकेल है, जिसको ये अपनी कविताई में समेटते हैं। यहाँ प्रेमिकाओं के लिए बराबर का स्थान है, पत्नी के लिए भी है, दो बेटियां हैं, दोनों के लिए, तमाम सुंदर के लिए भी है, असुंदर के लिए भी है, और बिल्कुल तुम्हारी तरह कायांतरण। ये इनकी किताबों के नाम में पढ़ रहा हूँ और अपनी बात कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मूलतः मैं इनका दूरवर्ती छात्र हूँ, सीधे सीधा नहीं हूँ। और आप देखेंगे कि चूंकि इनकी कविता का अगर विषय वस्तु आप देखें तो जिस तरह से विविधता है, इनके कविताओं के रसिक भी तमाम उम्र के लोग मिलेंगे। आप यहीं देख लीजिए, विभिन्न आयु वर्ग के आलोचक यहाँ बैठे हुए। मतलब अगर कहा जाए कि दूध पीते आलोचक से लेकर घाट घाट का पानी पीते आलोचक, बीच में जितेंद्र गुप्ता कॉफी पी रहे थे। तो मैं आग्रह करूंगा, दो बात अपनी बातों से इशारा मैं कर रहा था अरुणेश जी की तरफ। एक बात तो ये मैं कह रहा था कि मैं सीधे छात्र नहीं रहा, और दूसरी बात मैंने कहा बाद में फिर बताऊंगा। अरुणेश जी से आग्रह करूंगा, मैं युवा आलोचक हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं,
जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं के बड़े अच्छे रसिक हैं। आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें उनकी कविताओं। प्रेम गुरु भी है भाई हम लोग के। ये मैं नहीं कहूंगा। ये प्रोफेसर है यहाँ और हम लोगों के प्रेम गुरु हैं, तो डॉक्टर साहब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं समझने की। इसमें सर का योगदान नहीं है। सम्माननीय मंच, आदरणीय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय बलराम गुमास्ता जी, संगीता जौहरी मैडम, संजय जी, भाई कुणाल, मेरे गुरु जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि जिनकी किताब पर आज चर्चा है, मेरे हॉस्टल के दिनों के साथी, मेरे सीनियर रहे बड़े भाई जितेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अरुण होता जी। दरअसल अमूमन मैं बोलते हुए नर्वस नहीं होता, लेकिन अब दो ऐसे लोग हैं, एक तो ये कि जितेंद्र जी से मैंने साहित्यिक संस्कार उन्हीं से आए, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने उनसे पढ़ा है, और तब की उनकी पढ़ी हुई कविताएं मुझे आज भी याद हैं। 17-18 साल की उम्र में, और खासकर उनमें ज्यादातर प्रेम कविताएं थी। उन्होंने ही साहित्य के संस्कार दिए, उनसे ही सीखा हमने, उन्होंने ही मुझे वर्धा भेजा। बाद में भी जब भी मैं किसी समस्या में रहा, वो रहे हमेशा। दूसरा जितेंद्र गुप्ता है, जो आदमी रामविलास शर्मा को घोंट के पी जाए, आप समझ सकते हैं कि उसके साथ रहना कितना आतंक में रहना होता रहा होगा। ठीक। और वजह की बात यह है कि ऐसे कवि की किताब पर बोलना है जिसको खुद आलोचना का देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिल चुका है, जितेंद्र गुप्ता जी को भी मिला हुआ है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि उन पर बोलना अपना टेस्ट भी देना होता है कि आप बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूं ही नहीं बात कर सकते, और ना ही उन्होंने ये सिखाया कि कभी किसी टेक्स्ट पर यूं ही बोल दिया जाए। बहुत लिखा मैंने, 15 साल तो हो ही गए लिखते हुए, लेकिन आज तक कभी जितेंद्र जी ने ये नहीं कहा कि मेरे विद्यार्थी रहो, मुझ पे एक लाइन लिख दो, कहीं बोल दो, या ये नहीं कहा मेरी तारीफ ही करो। कभी हमने ये भी कहा कि सर कविता में ये नहीं समझ में आया, ये हमें नहीं ठीक लग रहा है, तो उन्होंने उसको ऐसे ही अप्रिशिएट किया जैसे कि कोई एक आलोचक को करता है। विद्यार्थी तो कभी माने नहीं, हमेशा ये आपको पैरेलल स्पेस ही देते हैं। बहरहाल जो भी अच्छा है माना जाए कि गुरुदेव का दिया है, और जो मुझमें बुरा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो जितेंद्र जी की कविता पर बात करना, वो दरअसल समकालीन कविता के उस हिस्से पर बात करना है, या उस ढंग से कविता को समझना है जो कविता होने की जेन्युइन शर्त पूरी करती कविताएं हैं। वो इसलिए नहीं लिखी जा रही हैं, एक तो पहली बात ये कि तात्कालिकता के कवि नहीं है कि लो आज किसान आंदोलन हुआ तुरंत अभी 50 कविताएं लिख देंगे। मतलब ऐसे कवि नहीं है जिनके लिए घटना होना जरूरी है कि घटना घटे और लो लिख दिए क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता इससे पता चलेगी। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता उनकी कविताओं के डीप नरेशन से पता चलती है, जिसको कहें कि एक सरफेस नरेशन होता है, एक डीप नरेशन। उसको आप कैसे डिकोड करेंगे? कभी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बिना परिचय के प्रेम कैसा। जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं में स्मृतियां हैं, लोक है। कोई भी अस्मिता अगर आख्यान के घर में निवास करती है, और तो जाहिर सी बात है कि आख्यान बिना स्मृति के नहीं बनते, कविता भी बिना स्मृतियों के नहीं बनती है। जितेंद्र श्रीवास्तव की स्मृति में अधिकांश हिस्सा उनका अपना लोक है, जहां आप परिचय में देखेंगे बीए तक की पढ़ाई गोरखपुर से हुई। केदारनाथ सिंह जी कहीं भी रहे पुरबिया ही। जितेंद्र जी कहीं भी रहे, दिल्ली में ज्यादा समय बीता है, धारचूला भी रहे, झांसी रहे, बमनान रहे, लेकिन वो अपने लोग को, गांव को साथ में कैरी करते रहे। वो किसी फैशन की तरह नहीं है, उनको पता है कि उनके गांव की कहावतें क्या हैं, उनके जवार की कहावतें क्या हैं, लोगों का दुख क्या है, लोगों की खुशी किस चीज में है। और जहां भी वे गए, कभी भले उनकी इच्छा में नहीं रहा पहाड़, इच्छा से बाहर भी नहीं रहा, वो कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, उस कविता में एक लाइन आती है कि मैं नहीं उतरा पहाड़ से उस तरह जैसे नदी उतरती है पहाड़ से, क्योंकि वो फिर लौट के नहीं जाती, ठीक, वो आगे बढ़ती जाती है। यानी कि जो रक्त सा लाल एक फूल है उनके पास, उनकी स्मृति में, आप ये कहें कि वहां का लौट के जाने
की संभावना विकल्प भी खुला हुआ है, यानी वह उसका एक हिस्सा अपने साथ ले आए हैं। इसीलिए शायद धारचूला की छात्राओं को याद करते हुए भी उनके पास एक कविता है। वो किसी से मतलब ये नहीं कि गए, आपकी इच्छा में था नहीं था। एक कवि यही होता है, जहां जाता है आत्मीय रिश्ता अपना बनाता है। एक अच्छा कवि वही होगा जो पहले चीजों से एक आत्मीय रिश्ता अपना बनाए, जहां भी जाए, भूगोल हो, इतिहास हो, लोक हो, कुछ भी हो। दूसरा एक और बात है, मैंने कहा कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किससे देखी जाए। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता इससे देखी जाए कि दरअसल उनकी एक कविता है इतिहास दृष्टि करके, और उनकी इतिहास दृष्टि जो बनती है दरअसल वो एक सबाल्टर्न इतिहास दृष्टि वाली दृष्टि है, क्योंकि वो उन चीजों से इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं जिनको उपेक्षित मान लिया गया है, जिनको माना जाता है। इसीलिए वो दिल्ली में लालटेन लिखते हैं और इतनी रोशनी चाहते हैं जिसमें शायद आप जो है अपनी प्रिय किताब का एक पन्ना पढ़ सकें। वो ये लिखते हैं कि ये हमारे समय की कविता के लिए बड़ी बुरी खबर है कि लड़कियां कविता नहीं होना चाहती हैं, कविता में आना नहीं चाहती हैं। वो हर जगह मुक्ति के लिए तड़प रही हैं और वो देखना चाहती हैं कि बिन घरनी घर भूत का डेरा कैसे होता है। मतलब अगर वो लौट के आए तो देर से आने पर वह आंखों में संदेह नहीं, प्रश्न नहीं देखना चाहती हैं अपने घर वालों की। ये जो दृष्टि है, वही दृष्टि उनको ये लिखवाती है उनसे कि सिंदूर जो है स्त्रियों के भय का प्रतीक हो गया है। स्त्रियों का भय अगर आपको नोट करना हो, क्योंकि उसमें है कि वो टोकती है, जैसे कुछ कह दे कि सिंदूर मुझे ऐसा लग रहा है तो टोक देती है कि क्या आप शगुन कर रहे हो। मतलब हर चीज, जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने कहा कि अगर आप राजनीतिक चेतना आप में नहीं है, प्रेम एक हाईली पॉलिटिकल फिनोमेना है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समकालीन कवि प्रतीकों की राजनीति जानता है, प्रतीकों को डिकोड करता है। वो ये जानता है कि सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रतीक भाषा में निर्मित एक व्यवस्था है जो चीजों के अर्थ स्थिर कर देती है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक हो गया 5000 साल में, ना लगाओ तो गांव में तो महिलाएं जीने ना दें, गांव क्या शहरों में भी। ठीक, बिछुआ ना पहनो तो कहेंगे कि ये बताओ, जैसे हम उसमें लटके हुए हैं। तो ये जो प्रतीकों के को स्थिर करके एक व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम ये चाहता है, पैट्रियार्कल सिस्टम ने तो हमेशा ये चाहा कि जो हम बताएं आप वही समझें, आप उससे अलग अपना दिमाग ना लगाएं। इसी में उसकी सफलता है कि आपका मानसिक अनुकूलन उस हिसाब से कर दिया जाए। जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी कविता में उस पूरे पावर स्ट्रक्चर को पैट्रियार्की के, जो भाषा में निर्मित है, जो प्रतीकों में निर्मित है, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, सफल कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो तमाम मीडियम्स के पास जाते हैं इसी इतिहास दृष्टि को लेकर के। तब वो लिखते हैं कि पता नहीं किस उसमें लिख दिया होगा कि मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। वो कहते हैं कि किसान जो है कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसके पुरखों के उसके दुख, शायद इसी आशय का, मतलब अगर मैं पंक्तियां ठीक नहीं कोट कर पा रहा हूं, आशय यही है कि जिसमें उनके दुख छुपा दिए गए। यानी एक सबाल्टर्न दृष्टि से जो पाठ करना चाहते हैं, चीजों को जो देखने का उनका नजरिया है, वो वही नहीं है। वो एक गहन अध्येता की दृष्टि है जो चाहता है कि फिल्मों पर भी एक कविता है उनकी कि फिल्मों से ही मैंने जाना कि जितना रंग मैंने उसमें दिखता है उसके परे भी उसमें उतना ही रंग होता है। यानी पर्दे के पीछे की जो रियलिटी है उसमें भी खास तौर पे ये बात स्टेबल करते हैं कि निर्मित प्रक्रिया भी सिर्फ निर्माण हो जाना ही नहीं, उस पूरी निर्मित प्रक्रिया का भी जो है अपना एक पावर डिस्कोर्स है। जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी कविता में उस पावर डिस्कोर्स को हमारे सामने डिकोड करते हैं, इसलिए वो बाइनरी तोड़ते चलते हैं। जो सोनचिड़ई पर वो कह रहे थे, दरअसल एक बेसिक चीज है जिसको हर कोई जानता है, समझना ही चाहिए कि आप राम की कथा को मान लिया रिक्रिएट करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल देंगे। आप जो है दशरथ को राम का पिता ही बताएंगे, कुछ और नहीं बता देंगे। बौद्ध रामायण की तरह कुछ और करेंगे तो उसको लोग स्वीकार ही नहीं करेगा, आपका समाज नहीं स्वीकार करेगा। तो जो उन्होंने जो उसका अंत किया वो शायद इसीलिए क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं चेंज कर सकते। और नहीं तो अंत है ना कि स्त्रियां बाज नहीं होती, क्योंकि स्त्रियां रचती हैं। और उस कविता की व्याप्ति यह है कि रचना सिर्फ कोख का रचना नहीं होता है, तमाम ममता वाली चीजें, तमाम संवेदना, स्त्रियां मतलब हर समय हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ रचती हैं। सवाल यह है कि उसे देखने की जरूरत है। वही जो कह रहे हैं ना कि कविता होना क्या है, तो कविता होना सिर्फ बयान होना नहीं है। दरअसल एक बड़ी दिक्कत ये रही है 9वें दशक की कविता से, खासकर 8वें दशक के कवियों ने बड़ा रायता फैलाया था। उन्होंने क्या किया कि
कविता को वाक्य में रिड्यूस कर लाए। पंचलाइंस इतनी आई उस दौर की कविता में, और 90 दशक के भी बहुत सारे कवि उससे मतलब आक्रांत रहे भाई, उसको मानते रहे। मतलब जितेंद्र श्रीवास्तव इसलिए भी जुदा है क्योंकि वो पूरी कविता उनके पास है, वाक्य हैं अनडाउटली उनके पास, पंचवाक्य हैं। जैसे पीढ़ा एक कविता है, पीढ़ा में पीढ़ा उनकी माँ के लिए पूरा किताब है, लेकिन उस पंचलाइन को भी समझने के लिए अलग से पढ़ करके आप ये नहीं कि बस ठीक है उसको ऐसा यूज कर दें, आपको कविता पढ़नी पड़ेगी, उनको संपूर्णता में। दरअसल उनके यहाँ कोई कामा फुल स्टॉप स्पेस तक अनावश्यक नहीं है कि यूं ही लिख दिया गया है, ना कोई शब्द अनावश्यक है। उसे कविता के स्ट्रक्चर से आप यूं ही नहीं, जैसे अच्छी कविता अनन्वाद्य होती है कहा जाता है, वैसे अच्छी कविता वो भी होती है कि उसमें कोई भी चीज यूं ही ना प्रयोग कर दी जाए, शब्दों का अपव्यय ना हो, आप जो बात कहना चाहते हैं उसको जो कहते हो वो कन्वे कर ले जाए, जो आप कहना चाहते हैं। अर्थ से ज्यादा आशय में निवास करती है अगर कविता, तो आशय यही है कि उसको समझें। इतना ही नहीं, दरअसल जैसे कि मैं ये कहता हूं ना कि आप पढ़िए जितेंद्र जी को, एक कविता में एक लय है, और लय इसलिए है क्योंकि उनकी कविता का जो जीवन द्रव्य आता है वो दरअसल लोक से आता है। लोक की शब्दावली उनके यहाँ है, तमाम सारे लोक के शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि वो भोजपुरी में भी लिखते हैं। और वो लय जो लोक की आती है दरअसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जितेंद्र भाई इस बात को बताएंगे, जितेंद्र गुप्ता, मैं भाई कहूं तो जितेंद्र गुप्ता जी के लिए है कि कभी दामोदर सिंह ने बात कही थी कि तुलसी के यहाँ लोक की भाषा में इतना मिठास क्यों है। जितेंद्र भाई की बातचीत से ही बता रहा हूं क्योंकि मेरी स्मृति में है वो बात। तो उन्होंने कहा क्योंकि लोक की भाषा उत्पादन प्रक्रिया में रत लोगों की भाषा है, इसलिए उसमें श्रम का की मिठास सौंदर्य निहित है। जब जितेंद्र श्रीवास्तव पीढ़ा पे, लोटा पे, सिंदूर पे, इस तरह की कुर्ते पर कितने जूते मिलेंगे, इन तमाम चीजों पर कविता लिखते हैं, तब जाहिर सी बात है कि वो उस पूरी संवेदना को, उस पूरे संवेदना के का जो घेराव है उसके मतलब उस पूरे समाज को कैरी करते हैं, और उस पूरी परंपरा को, स्मृति बोध को कैरी करते हैं। मंगलेश डबराल एक बार आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि विस्थापित लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि विस्थापन की स्मृति को ना भूलें, मतलब उसको अपनी स्मृति को जीवित रखें उस चीज को, तभी आप जो है वो कुछ कर पाएंगे। तो जो लोक से आप चीजें लेते हैं, जहां से वो रस क्रिएट होता है, वो जब कविता में आता है तो कविता का की संरचना आप देखिए कि कहीं भी जितेंद्र श्रीवास्तव आक्रामक नहीं लगते, मतलब मिठास एक है, एक लय है, और बहुत एक स्मूथनेस है। कोई भी कविता जो शुरू होगी वो अंत तक आते आते आपको इतना स्मूथली मैंने खत्म करते हैं, कहीं भी एग्रेसिव नहीं है कविता में, ये एक बड़ी बात है। दूसरा ये है कि किसानों पे कविता है, संजना तिवारी पे एक कविता है, और वो तब की कविता है जब लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट उनको कवर पेज बनाना नहीं शुरू किया था, तब की लिखी हुई कविता है कि जो मंडी हाउस के सामने किताबें बेचती हैं, उसमें लिखते हैं कि जब आप कहीं जाइए तो किताबें खरीद के मतलब उनसे ले करके आइए। यानी कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, वो अपने समय और समाज के उन चीजों पर निगाह रखते हैं जो उपेक्षित है या जो उपेक्षित कर दिए गए। उनके निगाह में कभी, जैसा मैंने कहा कि तात्कालिकता के कभी नहीं है, इसलिए वो खबरिया कभी नहीं है कि खबर आई नहीं लिख मारे कविता लोग। मुझे याद है कि उनकी एकमात्र कविता जो मेरी स्मृति में आती है, जो कि किसी घटना पर बहुत जल्दी लिखी थी उन्होंने, वो शायद पडरौना गोलीकांड की कविता, उस पर एक कविता थी सर की, और चूंकि वो घर का मामला था बगल में ही, मतलब जहाँ के हैं देवरिया के, वहीं की, तो वो समझा जा सकता है, लेकिन उस तरह की कोई और कविता मुझे उनके पास नहीं थी। स्मृतियां हैं, लोक है, और किसी शहर का छूटना भी है। उनकी वो प्रतिष्ठित कविता जिसपे उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था, जहां तक मुझे लगता है, जरूर जाऊं कलकत्ता वाला, कलकत्ते में जाऊंगा, तो उसमें है कि मतलब पता नहीं कलकत्ता ने हमारे महाकवि रेखता के कवि को महसूस किया होगा, मैं वो पत्थर छू पाऊंगा या नहीं। मतलब यह है कि जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी कविता में हमेशा एक परंपरा में रहे, वो साहित्यिक परंपरा भी है लोक की, और जितने लोकल हैं उतने वैश्विक हैं, इसलिए वो लिख पाते हैं कि वो घर अयोध्या, कलकत्ता, ढाका, लाहौर कहीं का हो सकता है। वो सिर्फ एक लाइन बताती है कि आपकी वैश्विक चिंता कितनी है, मतलब आपके कविता का लोकल सिर्फ गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक नहीं है या शहर नहीं है, अपने
आंतरिक संरचना में आपका लोकल का दायरा कितना बड़ा है। इसलिए एक बार फिर से सर को बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए, और फिर से शायद हम लोग फिर कभी जल्दी कुणाल कह रहा है जल्दी हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणेश बहुत कम अवसरों पे इतना खुल के बोल पाते हैं। आज मैं चूंकि इनके बगल में बैठा हूं, सो मैं इनकी पीड़ा से परिचित हूँ। जिस तरह से नर्वस हो रहे हैं ये, अच्छा लगता है ऐसे आदमी को नर्वस होते हुए देखना और बगल में बैठ के महसूस करना। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जितेंद्र श्रीवास्तव बड़े मीठे कवि, और इसे उस रूप में ना लिया जाए। एग्रेसिवनेस जिसकी उम्र बहुत कम होती है, वो जितेंद्र जी की कविताओं में नहीं। इसके पीछे भी देखें तो जो आप सोन चिड़ई वाली कविता देख रहे थे कि स्त्रियां ही रच सकती हैं, वस्तुतः इसे यूं कहा जाए कि स्त्री होकर ही रचा जा सकता है। कवि होने के लिए, कविता लिखने के लिए सबसे पहले अपने पुरुषत्व को खूंटी पे टांग के स्त्री बनने की कोशिश करनी पड़ती है। जब तक आप स्त्री नहीं बन पाएंगे, नहीं रच पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। और विडंबना ये है कि यह युग, यह समय जिस तरह से कविता विरोधी हो रहा है, उसी तरह से स्त्री विरोधी भी हो रहा है। और इस तरह से हो रहा है कि स्त्रियां खुद पुरुष बनना चाहती हैं, पहनावे से लेकर रंग ढंग चलने वगैरह वगैरह, जबकि रचनात्मकता इसके विपरीत, इसके खिलाफ दिशा की तरफ बढ़ना है। पूरा जमाना गद्यमय होता जा रहा है। उन्हेश जैसा इशारा कर रहे थे कि जितेंद्र जी के यहाँ एक वाक्य, दरअसल वाक्य नहीं, वो जो कविता का जो स्त्री पक्ष, कविता का कोमल पक्ष है, वो जितेंद्र जी की कविताओं में सुरक्षित है। वह पूरी तरह से फ्लैट होकर गद्य नहीं बन पाया, जैसा कि 80, हालांकि ये भी 80 के ही कवि हैं, 80 के कवियों ने किया। तो इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई जितेंद्र गुप्ता जी से, दूर से जुड़े हैं, असम से जुड़े हैं और बहुत कम बोलते हैं, दूर की कौड़ी लाते हैं। आग्रह करूंगा। अच्छा, आप कॉफी पी रहे थे, अरुणेश ने बताया रामविलास शर्मा को घोंट के पी रहे थे। जितेंद्र जी बताएं। अब अरुणेश ने इतना परिचय दिया और इतनी बातें कही, तो मुझे लगता है अरुणेश की बात से ही शुरू करनी पड़ेगी बात। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। असल में मेरे लिए दो सवाल, जितेंद्र जी को पढ़ते हुए दो सवाल हमेशा ऊपर हावी रहते थे। पहला सवाल तो यह था और यह है कि भाई नई सदी में कम से कम 90 के बाद कोई कैसे कविता लिख सकता है, क्योंकि विचारधारा का इतना अधिक बोझ है, यह संभव ही नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि वो कोई कवि हो जाए। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि दलित और स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श भी एक मूल सिद्धांत पर आधारित है, और वह यह है कि संवेदना और सहानुभूति और स्वानुभूति, है ना? ठीक। अब इसके बाद कोई व्यक्ति यदि सोन चिड़ै ऐसी कविता लिखता है तो सच में या मतलब मानना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर न केवल रचनात्मकता बल्कि विचारधारात्मक पैनापन कितना अधिक होगा, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एक दूसरी बात आई जो अरुणेश ने अपने वक्तव्य में कही, और वह यह है कि मतलब कई बार, और कुणाल आपने भी यह बात कही कि जितेंद्र जी का कैनवस बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि यह कैनवस इतना बड़ा है, कौन सी चीज है जो आपस में एक दूसरे को, इन चीजों को जोड़ती है? तो मुझे लगता है कि इसमें जो चीज जोड़ती है वह है केवल और केवल एक शब्द, वह है रचनात्मकता। यह रचनात्मकता है जो उनके पूरे कवि कर्म को आपस में जोड़ती है। कई बार मुझे अंदाजा लगता है कि या इसी तरह की रचना आप रेणु के अंदर देखेंगे। रेणु केवल अपने पात्रों को सृजित नहीं करते हैं, बजाय इसके उन पात्रों की रचनात्मकता को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक दूसरी बात। और एक पहलू, मतलब जिस स्तर पे मैं उनकी कविताओं को देखता हूँ और कोशिश, अभी जितेंद्र जी ने क्या कहते हैं,
सोन चिड़ई का पाठ किया, और यह तीसरी बार है कि मैं उनके पाठ को सुन रहा हूँ। और हर बार वो जब पाठ करते हैं तो उनका स्वर थोड़ा सा आर्द्र होता चला जाता है। पता नहीं वो महसूस करते हैं कि नहीं, लेकिन कम से कम मुझे यह हमेशा लगता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने खुद भी कहा कि सोहर से लिया गया है। मैंने 2003 में एक लेख लिखा था, उस लेख में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये मैं किसी मतलब पूरे विश्व इतिहास में सोन चिड़ई की किसी एक कविता के साथ तुलना कर सकता हूँ या किसी कविता को याद कर सकता हूँ तो वह पुष्किन की जल परी है। जल परी कविता भी एक लोक विश्वास से उपजी हुई कविता है, जो पुष्किन ने इस दर्द के साथ लिखी, चार शाही में लड़कियां गायब होती जा रही हैं और विश्वास कि ये लड़कियां के डूब जाती हैं। तो मैंने नोट करके भी रखा है, लेकिन वो असल में जो रूस का सामरिक इस तरह के जो अत्याचार, तो उस कविता में आखिरी लाइनें हैं कि 7 बरस का लसा बीत चुका है, हर दिन ही यह रही सोचती कैसे मैं उससे बदला लूं, मुझको लगता आखिर आज घड़ी वह आई। ये उस कविता की आखिरी लाइन है। अब ये समझने की बात केवल यह है कि यह बात ठीक है कि जितेंद्र जी लोक की शब्दावली, लोक के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, लोक की चेतना का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यह भी चेतना है? आपने वक्तव्य में भी गौर से सुना होगा तो आप पाएंगे एक शब्द उन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं है। लोक चेतना हमेशा यथास्थिति को कायम रखती है, और यह सबसे बड़ी रही कि हमने लोक को सबसे ज्यादा पवित्र, इसी कविता के पाठ में एक जगह लाइन आती है कि जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं। अब यह किसी किस्से में ना होना, यह यदि ग्रामशी की तो कॉमन सेंस को कि वहां पे सारे संबंध तो मौजूद है, सारी चीजें, जैसे अर्नेस्ट ने कहा कि लोक में वह उत्पादन संबंध के कारण, चूंकि उत्पादन में वो लोग लगे हुए, इसीलिए वह भाषा, लोक की भाषा बहुत अधिक रचनात्मक होती है, बहुत अधिक पोएटिक होती है, लेकिन उसमें समस्या केवल यही है कि उसमें वर्गीय चेतना नहीं है। अब इसके बाद जो किसी में नहीं है, यह गुड सेंस में बदलना है। उस वर्गीय चेतना को, स्त्री की अपनी अस्मिता को एक तरह से पहचानना है, अस्मिता को एक तरह से अभिव्यक्त करना है। अब इसमें और भी एक दो चीजें ध्यान देने की हैं कि वह लड़की चुपचाप चली जाती। अब यह कोई आग्रह नहीं है कि उसकी उससे शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो आप पाएंगे कि वह जब लड़की अपनी अस्मिता को पहचान रही है, उस लड़के के साथ जा रही है, इसके साथ साथ में वो जो शोषक, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, विवाह भी उसमें एक है, बहुत सारे विवाह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पुरुष और स्त्री को क्रश करने वाली चीज केवल विवाह संस्था है। तो अब उसका पूरा अपना तंत्र है, पूंजीवाद से अपना संबंध है, पुरुष वर्चस्व के, लेकिन वह लड़की जब जाती है तो वह किसी भी तरह से इस संबंध की मांग नहीं करती है कि किसी और संस्था में जाने के बाद वह कम से कम उस लड़के के साथ जाए। तो इन अर्थों में मुझे लगता है कि जितेंद्र जी हमेशा कॉमन सेंस को गुड सेंस में बदलने की कोशिश करते हैं। और जहां तक प्रेम की बात आई, इस वाले मुद्दे पे भी थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जब मैं उनकी कविताओं से गुजरता हूँ, क्योंकि इसके पहले तक कम से कम जितनी मेरी स्मृति है और जितना मेरा अध्ययन है कि प्रेम अकेले रहने का एक ढंग है। एक तरह से यह सर्वमान्य विचार, लोग याद कर पाए ये पंक्ति किसकी है तो बेहतर है ना, कि प्रेम अकेले। और जितेंद्र जी उसको दाम्पत्य तक लेकर आ, ये अलग बात है कि स्त्री और पुरुष को क्या नाम देते हैं, लेकिन सवाल बस केवल इतना है कि वह संबंध है या नहीं है।
वह दो व्यक्ति एक दूसरे में कुछ रच रहे हैं या नहीं रच रहे हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को कितना अधिक विकसित कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कितना प्रोत्साहित कर पा रहे हैं। तो इन अर्थों में इसको महज दाम्पत्य नहीं कहना चाहिए, बजाय इसके कि प्रेम की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति के तौर पे, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व को और विकसित करते जाते हैं। मुझे याद आता है कि सौंदर्य के लिए जे कृष्णमूर्ति ने क्या परिभाषा की है। उनका यही कहना था कि जहां दृश्य और दृष्टा उसमें एक हो जाए वही सौंदर्य। तो आप पाएंगे इन कविताओं में, वह चाहे बेटी हो, वह चाहे ईश्वरी जोशी के बारे में बातचीत हो, या पति के बारे में बातचीत हो, या क्या कहते हैं विश्वविद्यालय में छात्र नहीं मौजूद है उस बारे में बात हो, केवल यही एक बात है कि लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि क्या उसको कहेंगे कि दूसरे आ जाने की कोशिश, है ना, कि दूसरे की पीड़ा को का साक्षात्कार करने की कोशिश, और वहीं प्रेम भी उपस्थित हो पाता है, वो पीड़ा भी अभिव्यक्त हो पाती है। और मेरा ख्याल है कि वहीं पे वह प्रतिरोध का स्वर, जिसको उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक बात है, इसी रचनात्मकता के कारण वह तेल की तरह ऊपर नहीं दिखा। बहुत अधिक, मतलब आप जेएनयू में 13 वर्ष बाद उस कविता का यदि स्मरण करें तो आप पाएंगे केवल यही एक बात है कि वहां पे स्वप्न मौजूद है, और स्वप्न के जरिए ही एक नए समाज को बनाने क्या उसका एक सपना देख कोशिश में प्रतिरोध, उसी कोशिश में वह रचनात्मकता, राजनीतिक चेतना वह अर्जित कर पाते हैं। तो मेरे लिए जितेंद्र जी की कविता का केवल एक मतलब है, रचनात्मकता, रचनात्मकता और रचनात्मकता। मैं इतनी ही से अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, शुक्रिया। गुप्ता जी, बहुत हमेशा की तरह बहुत अच्छा आपने कहा। विश्व रंग में पिछली बार हम लोग मिले थे तो आपके व्यक्तित्व के इस पक्ष से अरुणेश ने भी हमें वाकिफ करार रखा था, और आपने लेकिन बहुत कम बोला सर। बहरहाल मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच मौजूद वरिष्ठ कवि बलराम गुमास्ता जी से, जितेंद्र जी की कविताओं के पुराने रसिक रहे हैं, आप अपनी बात। श्री बलराम गुमास्ता जी। सर नमस्कार। और इतनी सुंदर कविताएं आपसे अभी सुनी, और हमारे अरुणेश शुक्ल जी ने जितने विस्तार से इन कविताओं पर बातचीत की, और मैं तो इसलिए आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि ये जो मुख्य बात थी, जिस तरह से कत्लेआम और हत्याएं और खून खराबा कविता में एक लंबे समय तक चला, जिसका जिक्र भी हुआ, एक पूरा का पूरा लंबा समय कालखंड जहाँ की मनुष्य के पक्ष में खड़े होने की बात होनी चाहिए थी, क्रांति और उसके नाम पे, विचारधारा के नाम पे तमाम इस तरह का पोस्टरबाजी और इस तरह का हुआ कि उसने हमारी पूरी कविता यात्रा को काफी नुकसान पहुंचाया। विश्व रंग की परिकल्पना में चौबे जी का साफ कहना था, उनका स्पष्ट दृष्टि थी कि अगर हिंदी भाषा हमारे संस्कार को लेके, हमारे मूल्यों को लेके दुनिया और देश में आज जाती है विश्व रंग के माध्यम से, तो वो बोलियों की मिठास भी लेके जाए साथ में, क्योंकि वो सौंदर्य है उसका हिंदी का। आपके कविताओं में ये चीज मिलती है, देशज शब्द जिस तरह से आते हैं, वो चूंकि भोजपुरी पे आपका अच्छा कमांड है, तो वो सौंदर्य आपकी कविता को एक अलग सुख देता है। और ये बात आती है, जैसे एग्रेशन की बात आई, आपको पढ़ते हुए इतना सुखद और सहज लगता है, जो कविता का सुख होना चाहिए। और अरुणेश ने ये बात बहुत इस ढंग से कही इस बात को, क्योंकि वहाँ कहीं उत्तेजना नहीं है, कविता उत्तेजना का काम नहीं है, वो मनुष्य की निर्मिति करती है। और एक मेरी कविता की एक लाइन है कि अतीत हमारी स्मृतियों में होता है और भविष्य देखे गए सपनों का स्मृति शेष। आपकी कविता को पढ़ते हुए ये दोनों के बीच में, जैसे कहा गया कि वर्तमान एकदम फौरी तौर पे आप कविता नहीं लिख सकते, उसके कार्यकारणों की पड़ताल आपको वाजिब ढंग से करनी होगी, बहुत उसमें धस के करनी हो, छोटी छोटी चीजें, जैसे एक पटे वाली कविता है पीढ़ा जिसको आपने लिखा है, और उसमें जिस तरह के फिंगरप्रिंट जिसको आप कह सकते हैं कि वो सारी चीजें, और वो पूरे उससे रिलेट करते हैं आपकी सारी मानवीय भावनाओं को,
जहाँ से कवि की निर्मिति होती है, उसका निर्माण होता है और वो सारी चीजों को उस तरह से देखता है। अतीत की सारी स्मृतियों का मैंने आपको मैं कहूँ अगर एक लाइन में कहा जाए तो जो कृतज्ञता है, मतलब समय जो है ठीक है कि दस्तावेज है, इतिहास का भी है, मूल्यों का भी है, मनुष्य की यात्रा का भी है, लेकिन उसके प्रति अगर कृतज्ञता की कोई कविता और भाव है तो वो आपकी जितेंद्र जी की श्रीवास्तव जी की कविता को कहूंगा मैं कि अतीत के प्रति आपकी जो कृतज्ञ, जैसे लालटेन आपके यहाँ आती है, लालटेन कई लोगों ने, जैसे कि कृष्ण खरे के यहाँ भी लालटेन थी और पहाड़ पे लालटेन का भी जिक्र मंगलेश डबराल की कविता का होता, तो पढ़ते हुए जब लालटेन का मेरे को लगा लगभग उस तरह की कोई लालटेन, लेकिन उसमें वो जो कृतज्ञता का भाव है जो आपका निर्माण करती है लालटेन, आपको उस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरह लालटेन का जिक्र नहीं आता है उसमें। आप चाहते हैं कि दिल्ली में कहीं एक छोटी सी स्पेस ऐसी हो, वो निर्मित जब आप एक पन्ना पढ़ना चाहते थे अपने निर्माण का, कविता का एक पन्ना पढ़ना चाहते थे, तो वो जो लालटेन ने दिया आपको, जो अवसर दिया, जो प्रकाश दिया, जो निर्माण में आपकी भागीदारी रही, उसके प्रति कृतज्ञता। रंगों की बात, जैसे इसका टाइटल है रक्त सा लाल एक फूल, तो मैंने ये देखा, मैंने कि कवि जब आपकी कविताओं से निकल दौर से गुजरा तो मेरे को लगा कि ये जो रंग है, जैसे जिसके रंग की बात आपने की, दरअसल आमतौर पे क्या होता है लिखने पढ़ने वाले कि जो रंग रिफ्लेक्ट होके आपको आता है वो उसका रंग समझते हैं उस सतह का, जबकि वो सतह का गुण दोष है कि कौन सा रंग, 7 रंग में कौन सा रंग आपको लौट के आ रहा है। जो चीज लाल दिख रही है वो लाल नहीं है, वो बाकी 6 रंगों को सोख लेती है, जो बैगनी, हरा, पीला, नीला, लाल, अगर विज्ञान की दृष्टि से कहें, और लाल आप तक लौटा रही है, मतलब वो सरफेस की क्वालिटी है, उसका गुण दोष है। कभी बाकी जो शोषण कर लिया गया, वहां अवशोषित कर लिए गए, उन गुण दोषों का भी व्याख्या करता है, उस पर भी विचार करता है। मतलब पीढ़ा से पीढ़ा नहीं है, पूरी मनुष्य मात्र की, हमारे संस्कारों की एक लंबी संस्कार यात्रा है जिसका कि आप उसमें वर्णन करते हैं। मामला वहीं तक नहीं रुकता, जैसा मैंने कहा कि अतीत और बाकी सपनों के जो भी बचे हुए अवशेष जिस कल्पना को लेकर कवि जीता है वो तो कविताओं में आते ही है, लेकिन वर्तमान में भी जिस सहज भाव से, जैसे एक कविता इसमें है, मैं देख रहा था ये पक्ष, क्योंकि प्रेम पे बात, प्रेम तो मूल है ही आदमी का, मनुष्य का, रचना का, जिस पे बहुत बात हुई। एक कविता ये भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि आज़ादी के बाद के तमाम और उसमें हमारी चिंताएं, पर्यावरण को लेके एक जगह है कि ये जो विकास हो रहा है ये के नाम का कोई पर्दा है क्या, तो इतनी बड़ी चिंता एक लाइन, एक शब्द में आती है कि भाई विध्वंस तो नहीं है इसके पीछे। आज पूरी दुनिया इस विध्वंस से परेशान है, इस शोषण से, मनुष्य की जो ग्रीड है, जिस तरह के कुछ लोगों का कब्जा है, तो सारे विषयों को आपकी कविता अपनी प्रेम की संगत के साथ उसको उठाती चलती, उसकी दृष्टि उन सब पे है। जैसा मैंने कहा, कोई अगर चीज काली है तो हम जानते हैं काली क्यों है, क्योंकि वो सारे 7 रंग शोषण कर रही है, वो सब एब्जॉर्ब कर रही है, वो इसलिए ब्लैक दिख रही है। व्हाइट है इसलिए हमारे यहाँ सफेद को त्याग जैसा कहा गया है, क्योंकि वो सारा लौटा रहा है, उसने लिया नहीं है कुछ, ऐसा कोई सरफेस जो कि सफेद दिख रहा है, मतलब सारे 7 रंग लौटा रहा है। तो आपकी कविता उस तरह की है, उसको पढ़ते हुए उस तरह का प्रकाश मिलता है जैसे कि पूरा एक त्याग का, तपस्या का, एक जीवन के मनुष्य के प्रति आपकी जो कहना चाहिए जो आपका एक प्रेयर, एक प्रार्थना बनती है, वो आपकी कविताओं में, क्योंकि मैं उस तरह का समीक्षक वो नहीं हूँ, कवि हूँ, तो मेरी भाषा और मेरे टूल्स अलग होंगे, जाहिर है, और विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इंजीनियर हूँ, तो भी आप लोगों की जो भाषा प्रचलित होती है आलोचना और उसकी, उससे शायद उतना मेरा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसकी गति को और वो समझता हूँ कि वो किस तरह से आपकी रचना में आता है और किस तरह से एक संसार उसका है। वे योद्धा हैं नई सदी के, ये कविता है, ये मतलब आपको ऐसा नहीं कि सब प्रेम में ही गया है मामला या इसमें आप धसे हुए, इसमें आपकी बात है और शिद्दत के साथ। वे योद्धा हैं नई सदी के, जो गा रहे हैं नई संस्कृति के सृजन का गीत। जब वे बोलते हैं हमें महसूस होता है वे हमारा अपमान कर रहे हैं, जबकि वे सदियों की चुप्पी का समापन करते हुए बस मुंह खोल रहे होते हैं।
तो नई पीढ़ी के तमाम सवाल जिनको हम इस तरह से करके टाल जाते हैं, उन सबको भी कैसे समाहित किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी उम्मीद है। वो उन प्रश्नों को उठा रहे हैं जो जड़ता के खिलाफ। अंततः कविता को तो वहीं खड़ा होना है, मनुष्य के पक्ष में खड़ा होना है और तमाम किस्म की जो जड़ताएं हैं उसके खिलाफ खड़ा होना है। तो हमारा युवा वर्ग उन प्रश्नों को उठा रहा है जिसको हम लोग इस तरह से आए दिन खारिज कर देते हैं। सचमुच में वे योद्धा है, आखिरी की लाइन 4 पढ़ रहा हूं। सचमुच में वे योद्धा है नई सदी के, हमारा विश्वास करीब लाएगा उन्हें। वे हमारे खिलाफ नहीं, वंचना के विरुद्ध हैं। निश्चय ही हमें इस संग्राम में होना चाहिए उनके साथ। ये जो आवाहन है आपका, ये कविता का बहुत पवित्र आवाहन है, जो कि हमारी पूरी आगे की गति को, मनुष्य की गति को आगे ले जाएगी। और कवि का ये आवाहन, उसके साथ हम हैं और इस आह्वान के लिए आपको बधाई भी देते हैं। बाजारवाद भी आपके यहाँ आता है, तमाम किस्म के जो विमर्श हैं, जैसा कि अभी हुआ स्त्री को लेके भी है। स्त्री वो तो बहुत कारुणिक, बड़ी करुणा, और उसको जो भी फोक से है तो उसमें इतना ज्यादा मामला संवेदनशील है जिसको कि आप निभा पाए हैं ठीक से। सोनचरैया में बहुत सुंदरता से आपने उसको निभाया और धरती तक ले गए, जिसकी गति भी स्त्री की तरह है। पृथ्वी को तो जब वहाँ वर्गीकरण हुआ और जब जिस समय ये सब बन रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये भी कथाएं हैं कि उसको शूद्र का दर्जा पृथ्वी को दिया गया, स्त्री का दर्जा दिया गया, और सूर्य को ब्राह्मण बना दिया गया। इस तरह की तमाम किस्म की कथाएं मिलती हैं। तो आपने किस तरह से उसको सुंदरता से निभाया, और इस बात को, मतलब उसमें पॉलिटिकल विषाक्त और जहर कम है, क्योंकि विमर्श को एक किस्म का धंधा बना लिया गया। बहुत सारे विमर्श हमारे यहाँ जो चल रहे हैं, दलित को लेके हो, स्त्री को लेके हो, तो आप देखते हैं कि उसमें किस तरह की सौदेबाजी और धंधेबाजी है। तो आपके यहाँ वो चीज नहीं है। आपके यहाँ पवित्रता का काफी इतना ऊंचा स्थान है आपकी कविता में, जो कि एक कविता में होना चाहिए। मेरी तो ये निवेदन है और रहा है, और मैं भी अपना प्रयत्न करता हूँ कि कविताओं में वो पवित्रता बनी रहे, क्योंकि हमारा अंततः तो मनुष्य से लेना है, उसकी निर्मिति से लेना है। मेरा ख्याल है कि आज बहुत ज्यादा बात न करके, इतना सुंदर पब्लिकेशन आईसेक्ट ने इतनी सुंदर किताब बनाई है हर दृष्टि से। इसके कंटेंट को ले लीजिए, इसकी प्रस्तुति को ले लीजिए, करीब 100 कविताएं इसमें हैं, बहुत सुंदर कविताएं हैं। मेरा निवेदन है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मित्र साथ में हैं, मैंने इस किताब को पढ़ा है, आप सबसे निवेदन है कि इसको पढ़िए, कविता के सौंदर्य को साथ लेके चलिए, और ये हमें कुछ देगा। ये कविताएं जो हैं, जो साहित्य का फर्ज है उसको पूरी तरह निभाती हैं, वो कविता की अपनी शर्तों को पूरा करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, श्रीवास्तव जी आपको एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आभार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन छोटे भी नहीं खोटे हैं, खोटे। तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आज से 14-15 साल पहले हुई मुलाकात, पहली मुलाकात सर से, जितेंद्र श्रीवास्तव जी से, को याद करता हूँ। मेरा ख्याल है विनोद दास हुआ करते थे, मैं उनका सहायक हुआ करता था कलकत्ते में, जब सर को भारतीय भाषा परिषद का युवा पुरस्कार मिला था। तब से युवा हैं, अब तक युवा हैं, कविता में ये चिर युवा है। फिर वागर्थ में, संभवतः वागर्थ में कालिया जी के साथ में था, वहां भी मैं था, तो सर की कविता छपी थी जरूर जाऊंगा कलकत्ता, जिसपे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था। तो कलकत्ता कैसे लौटता है, और एक अच्छा, एक ही बार इन्होंने कलकत्ते पे कविता लिखी और अवार्ड मिल गया दोबारा। तो वहां से मैं हूँ, कलकत्ते से। कलकत्ता जगह, कलकत्ते के ही एक आलोचक, वरिष्ठ आलोचक श्री अरुण होता जी हमारे साथ हैं, तो यहीं से बैठा बैठा मैं कलकत्ता को पुकार रहा हूँ। अरुण होता जी से सादर निवेदन है कि वे जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं पर कुछ कहें। श्री अरुण होता जी। धन्यवाद भाई कुणाल। आप सभी लोग जानते हैं कि कुणाल हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार हैं, और उस कुणाल में जो अपनापन है, उस अपनापन को हम कभी ठुकरा नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं मेरे प्रिय कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी को,
कि जिनका सत्यतम ग्रंथ ही कहूंगा मैं, रक्त सा लाल एक फूल, आइसैक पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। और मैं कह ही रहा था उनसे कि किताब हाथ में लेते ही पता चलता है कि कितनी रुचि और कितनी स्वच्छता और कितनी ईमानदारी से और कितने मन से ये किताब प्रकाशित की गई है। बहुत-बहुत बधाई इसलिए आइसैक पब्लिकेशन को भी। सचमुच इतना सुंदर प्रोडक्शन और 100 से अधिक कविताएं, लगभग 101 कविताएं यहाँ सम्मिलित हैं। तो मैं पुनः आइसैक को और मेरे प्रिय कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ। सम्माननीय मंच, मुकेश वर्मा जी, जितेंद्र गुप्ता जी, संजय राठौड़ जी, संगीता जौहरी मैडम जी और सभा में उपस्थित तमाम विद्वज्जन, भाई अरुणेश हैं, जितेंद्र गुप्ता तो हैं ही, महीप जी हैं, बलराम जी हैं और जो भी लोग इस आभासी दुनिया और असली दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन सबों के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं कि एक बुरे समय में भी हम कविता पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह इसलिए कि जब भी कविता पर बात होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में उम्मीदें जगेंगी और जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं को समझने के लिए जो सूत्र वाक्य हैं, हम यदि देखें तो यहाँ स्वप्न हैं, संघर्ष हैं, जिजीविषा हैं और एक बड़ी उम्मीद है। उम्मीद उनकी कविता का यदि हम बीज शब्द कहें, हालांकि वो उम्मीद के संपादक भी रह चुके हैं, उम्मीद हमेशा हर कविता में आप देखेंगे कि इनकी कविताएं हमें कभी आप पढ़ के देखिएगा। अभी भी बात हो रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं एक सामान्य पाठक की हैसियत से आज बात करूंगा और कविताएं जितेंद्र श्रीवास्तव की कभी हमें निराश नहीं करती, उदास नहीं करती, बल्कि हमें एक उम्मीद जगाती है। और आज की तारीख में यदि कोई कविता, कोई रचना उम्मीद जगाती है, हमें प्रेरित करती है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ पा रहे हैं। 90 के दशक में जो कवि आए, उन तमाम कवियों में से जितेंद्र श्रीवास्तव अनुपम कवि हैं, निराला कवि हैं। निराला कवि इसलिए हैं क्योंकि वो जो कह रहे होते हैं, उनकी कविताओं में जो कविताओं के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हो रही होती है, वो सीधे सीधे पाठक तक पहुंच जाते हैं। यानी आप देखिएगा, आपने कविताएं सुनी भी, कई कविताएं सुनी आपने, इनकी कविताएं महज कविताएं नहीं होती हैं, वो संवाद स्थापित कर रही होती है, पाठक से बतिया रही होती हैं कविताएं। तो इसलिए ये कविताएं हमको बहुत ही, और एक यदि हम देखेंगे अभी तमाम विषयों पर बहुत अच्छी बातें हो रही थी, जितेंद्र भाई या अरुणेश या फिर हमारे अन्य लोग भी बात कर रहे थे। और बीच बीच में ये जो मुझे तो याद आ गया कलकत्ता, कलकत्ता के वे दिन जब कुणाल हुआ करते थे, कि जो संयोजन इतना बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, और उसी बीच में भी वो कुछ न कुछ जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं के माध्यम से बात कर, मतलब कविताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे कि जो केदारनाथ अग्रवाल की परंपरा है, नागार्जुन की जो परंपरा है, और आगे चलकर यदि हम देखें तो केदारनाथ सिंह की परंपरा है, उस परंपरा को आगे लेकिन अपने ढंग से विकसित करने वाले
जो कवि हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनकी कविताओं से गुजरकर आप एहसास करेंगे, वो जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। केदार जी कहते हैं अपनी कविता में कि हम मंडी नहीं जाएंगे। देखिए विरोध का स्वर, और यहाँ जब हम आक्रोश या विद्रोह चेतना को बहुत ही, वहां भी विरोध है, विद्रोह है, लेकिन उसे उसकी जो अभिव्यक्ति है, जितेंद्र जी की कविताओं में भी उस तरह की अभिव्यक्ति हमें बार बार दिखाई पड़ती है। बात हो रही थी प्रेम की, पूरा का पूरा एक संग्रह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, आप लोगों ने देखा होगा। और जितेंद्र जी की प्रेम से पगी हुई कविताओं से गुजरकर मुझे जो लगता है कि ये केवल उनकी प्रेम कविताएं नहीं हैं, यानी प्रेम से संबंधित कविताएं नहीं हैं। मैं देख रहा था, उन कविताओं से गुजरकर ये सोच रहा था कि जो समाज की मौजूदा व्यवस्था है, और ये प्रेम कविताएं भी कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करती है और उसकी जगह बताती है। और उनमें, उन प्रेम कविताओं में भी आप देखेंगे कि किसी बेहतर समाज व्यवस्था की मांग इनकी कविता में अक्सर दिखाई पड़ती है, अनिवार्यत रूप में रहती है। और जो कविता ऐसा नहीं करती, केवल जैसे कि अगर हम उसे शरीर तक ही संबंधित रख दें, तो जाहिर सी बात है कि वह आज के दौर की प्रेम कविता या महत्वपूर्ण प्रेम कविता नहीं होती है। तो वर्तमान व्यवस्था या यथास्थिति को बनाए रखने में जितेंद्र श्रीवास्तव की प्रेम कविता विश्वास नहीं करती, बल्कि उससे वो आगे ले जाती है, एक बेहतर समाज और समय की स्थापना का स्वप्न देखती है। दूसरी बात है, अरुणेश बता रहे थे कि उनकी कविताओं में हम जो लोक देखते हैं, अगर आप इसमें कायांतरण की भी कविताएं हैं, तमाम संग्रहों से गुजरकर, चाहे वह सुंदर सुंदर से शुरू करते हैं और सूरज को अंगूठा तक आते हैं, या यह जो संग्रह है रक्त सा लाल एक फूल है, ये लोक जो आता है जितेंद्र जी के यहाँ, ये लोक दरअसल भूमंडलीकरण और बाजारवादी अर्थव्यवस्था की काट बनकर आता है। यानी मुझे ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि यह जो भूमंडलीकरण का दौर है, जो हमसे सब कुछ अपना छीन लेना चाहता है, हमें जो विस्थापित करना चाहता है, अपनी जड़ से हमें मिटाना चाहता है, कभी बार बार उस लोक में जाता है और उस लोक में जाकर यह दिखाने की यह बताता है कि यह लोक बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जहां की पूंजी सब कुछ होती है, उसकी काट यह लोक ही दिखा पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कविता जितेंद्र जी की कविताओं से गुजरने के बाद। आप ये भी देखेंगे, कहीं आपको ऐसा यदि लगे तो गलत होगा कि कभी बार बार परंपरा में और बार बार अतीत में भी मतलब जाना चाहता है या जाता है, उसकी यात्रा करता है। परंपरा त्याज्य नहीं है इनके यहाँ, जितेंद्र जी के यहाँ, और न ही अत्यधिक प्रगतिशीलता का मोह है। इसलिए किसी भी संग्रह की, अब तक जितने भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उन संग्रहों से अगर आप देखेंगे, गुजरेंगे, तो लगेगा कि यहाँ परंपरा और वर्तमान, यानी जो मौजूदा समय है, जिसे आप आधुनिकता कह सकते हैं, उत्तर आधुनिकता कह सकते हैं, तो परंपरा और आधुनिकता का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण बहुत कम कवियों में हमें
दिखाई पड़ता है और ये जितेंद्र जी की कविताओं का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। जितेंद्र जी रिश्ते के कवि हैं, संबंधों की उष्मा को वो अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं और ये केवल कविता में नहीं करते हैं, जहां तक मैं जानता हूं वो अपने जीवन में भी, इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव है, वो संबंधों में जीते भी हैं और अपनी भरसक कोशिश करते हैं कि उस संबंध का निर्वहन करें। अपनी तरफ से कष्ट किसी मित्र को हो या कुछ हो, वो मतलब जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो कवि का जो वैयक्तिक जीवन है और उसका जो कवि कर्म है, इसमें आपको गहरी फांक नहीं दिखाई पड़ेगी। और जिस कवि के कवि कर्म में और जीवन में फांक नहीं दिखाई पड़ती है, जाहिर सी बात है कि उसकी कविता को पाठक समाज बहुत प्यार करता है, कविताओं से प्यार करता है, प्रेम करता है, अपनाता है और वह कवि की विश्वसनीयता को सर आंखों पर रखता है। बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात। जीवन में यह गुण, ये प्रेम, जैसे कि आप लोग प्रेम की बात कर रहे थे, और वो प्रेम जो है, प्रेम भी मतलब अच्छा, हिंदी कविता का विकास अगर आप देखेंगे, यहाँ भी जितेंद्र जी की एक खूबी है। हिंदी कविता के विकास में आप देखेंगे कि चाहे प्रेम हो या दाम्पत्य जीवन हो, वो नागार्जुन तक आते आते कहीं ना कहीं लगभग खत्म हो गया था। निराला के बाद नागार्जुन, और वहां तक आते आते बीच में जो है वो प्रेम ने कुछ दूसरा रूप ले लिया था, अगर था भी। लेकिन जब हम 90 के दशक की कवियों में ये देखेंगे तो जितेंद्र जी के यहाँ वो प्रेम प्रत्येक संग्रह में, चाहे वो शुरू से लेकर अगर आप आज तक के संग्रह में आएंगे और सूरज को अंगूठा तक में आएंगे, तो वो प्रेम की जो एक निरंतरता, वो सदा निरा जो है वह बनी हुई है। और यह क्योंकि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कवि? इसलिए कि आज की तारीख में हमें जिस चीज की जरूरत है वो प्रेम की जरूरत है, और यह प्रेम ही बाजारवादी अर्थव्यवस्था ने जो एक कमोडिटी में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहा है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था कर रही है। तो कवि दृष्टि वहां भी है, कवि दृष्टि वहां है कि यह प्रेम बचेगा, जैसे वह लोक बचेगा के लिए मैंने कहा था, यह प्रेम बचेगा तो मनुष्यत्व बचेगा। और जब भी हम उनकी कविताओं में उतरते हैं, तो एक, जैसे आप सबों ने कहा और मैं भी आप लोगों के साथ हूं, कि कविता का जो आयतन है वो बड़ा व्यापक आयतन है। यहाँ मजदूर भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं, स्त्री तो है ही, किसान हैं, दलित हैं, स्त्रियां तो हैं। और यह मतलब कोई इस ढंग से इन कविताओं को न पढ़ें कि ये विमर्शवादी कविताएं हैं, नहीं। मैं ये कहूंगा कि इनकी कविताओं में विमर्श तो हैं, लेकिन विमर्श के लिए ये कविताएं नहीं लिखी गई हैं। इन कविताओं से विमर्श जो है वो उसके सोते जरूर फूटते हैं, जरूर निकलते हैं। अब आप देखिए कि जब वो, शायद कवि को भी नहीं पता होगा, लेकिन जब कमलेश वर्मा ने यह प्रस्ताव दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी आश्चर्य हुआ होगा। बेटियां, और आज की तारीख में जब मुझे लगता है मेरी जहां तक पढ़ाई है या जानकारी है कि बेटी पर तो कविताएं हैं, लोगों ने लिखी हैं, लेकिन जितेंद्र जी की जो कविताएं हैं, बेटियां केंद्रित जो कविताएं हैं, बेटियों पर आधारित जो कविताएं हैं, वो पापा से शुरू करते हुए अगर आप जाएंगे
तो आगे के दिनों के लिए, बेटियों के लिए जैसे वो बातें करते हैं, तो इतनी सारी कविताएं, और आज की तारीख में अगर बेटी पर लिखी जा रही है कविताएं, तो उनकी दोनों बेटियां वहां नहीं है। मतलब उनकी दोनों बेटियां नहीं है, मतलब केवल उनकी दोनों बेटियां नहीं है वहां। अगर हम कवि दृष्टि को देखेंगे कि आज के हमारे परिदृश्य में स्त्री समाज पर होने वाले जो अत्याचार हैं और उनकी जो जरूरत है, क्योंकि उनकी स्त्री दृष्टि बहुत व्यापक है। कभी बांझ नहीं होती, अभी आपने सुना, वो रचती हैं, और और पुरुष कहीं ना कहीं जो है वहां वो रचने की क्षमता या शक्ति पुरुष के पास नहीं होती है। तो जब मैं कविताओं से गुजरता हूं तो उनकी जो व्यापक, उनकी कवि दृष्टि की ओर जाता हूं, और वह जो कवि दृष्टि है वह हमारे मौजूदा समय और समाज के लिए बहुत प्रासंगिक और बहुत उपयोगी और बहुत काम की प्रतीत होती है। छोटी सी कविता अगर आप अगर छोटी कंपैरेटिवली, जैसे कि बेगमपुरा पर लिखी गई कविता है, या फिर आप लोगों ने जो जिस कविताओं का आपने जिक्र किया, दिल्ली में लालटेन, या और भी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में आप देखेंगे कि कवि की चेतना, और कवि कवि के यहाँ जो है, मुझे इसलिए भी पसंद है, इसलिए ये मेरे प्रिय कवि हैं कि बहुत चंद शब्दों में वो समय और समाज की धड़कनों को हमारे सामने पेश कर देते हैं। आप समय देकर पढ़िए तो उसमें एक जो छोटी सी पंक्ति होगी, उस छोटी पंक्ति के माध्यम से वो हमारे समय की छटपटाहट को भी व्यक्त कर रहे होते हैं, और हमारे समय की जो विडंबनाएं हैं और हमारे समय की जो यंत्रणा है उसकी भी अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वहां कोई नारेबाजी नहीं होती है, वहां कोई स्लोगन धर्मिता इनकी कविताएं नहीं होती हैं। कविताओं में आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारा समय और समाज बिल्कुल पूरी तरह शिद्दत के साथ मौजूद है। एक बात और है कि पता नहीं इतनी आसानी से, हालांकि बड़ी लंबी प्रक्रिया से कविता गुजरती होगी, कि आप लोगों ने कहा और मैं भी इससे सहमत हूं कि तात्कालिक कवि तो है नहीं, आंसू कवि तो है नहीं, लेकिन जब कविता व्यक्त जब आती है, छपकर आती है, या हमारे पास जब पहुंचती है, तब अचंभित इसलिए करती है कि इतनी बड़ी बात, और इतनी बड़ी बात को इतनी सहजता के साथ संवेदित कैसे कर पाता है कवि। जाहिर सी बात है कि वो उनमें कवि प्राण है, लेकिन कभी कोई यूं नहीं बन जाता। जाहिर सी बात है कि उसमें प्रतिभा होती है, और एक अपने तमाम समकालीन कवियों से जब हम जितेंद्र जी की तुलना करेंगे या जितेंद्र जी को सामने रखेंगे, तो देखेंगे कि इनकी कविताओं में तमाम संदर्भ हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, समय की चिंता है, और तमाम जो विडंबना है वो भी मौजूद हैं। लेकिन कहीं भी ये शब्दों से हमें भाराक्रांत नहीं करते। कविता में निरंतर एक लय बनी रहती है, और वह हमें बहुत ही आश्वस्त करती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब कविताओं से गुजरते हैं तो हमारी जो हलचलें हैं वो हलचलें भी शांत होती हैं कविताओं के साथ साथ। एक चीज और मैंने देखी, जितेंद्र जी की कविताओं में साहचर्य का सौंदर्य है, या यूं कह सकते हैं कि साहचर्य का सौंदर्य शास्त्र है। और छोटी सी कविता है कैंची,
छोटी सी कविता में, इसलिए हालांकि 2.5 पेज की आकार की दृष्टि से थोड़ी लंबी है, लेकिन कैंची कविता में आप देखेंगे कि उसमें 100 या 100 से कुछ अधिक रुपए में कैंची तो मिल जाती है, कैंची खो जाती है। लेकिन कैंची के खो जाने से कवि के मन में जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, ये ध्यान देने की बात है कि चेतन के प्रति कवि के मन में जो भाव अंकुरित होते हैं और जब उसकी संवेदना की व्याप्ति होती है, जब वो व्यापक संवेदना का कवि होता है, तो वस्तुओं के प्रति भी यह यह भाव हमें जगाता है। तो इसलिए कैंची का खो जाना महज एक वस्तु का खो जाना नहीं है, बल्कि उस कैंची जैसी एक जड़ वस्तु भी कह सकते हैं या उसके साथ जो साहचर्य है पीढ़े की बात की, और ये अद्भुत संयोग है। आज जितनी कविताओं मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैंने उन सारी कविताओं को, चाहे वो पीढ़ा हो, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो तमाम जितनी की भी कविताएं हुई, स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को हो, या तुम देखना, तो एक पर्यावरण से संबंधित तमाम कविताओं में से एक कविता कई कविता इस संग्रह में भी है। उनमें से ऐसे एक कविता है, प्रकृति बचाती रहेगी पृथ्वी को निस्वप्न होने। और सपनों को बचाए रखने की एक अद्भुत जीत है जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं में, क्योंकि जितेंद्र श्रीवास्तव का कवि जानता है कि सपने बचे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन सपनों को पूरा करने की खातिर जो है मनुष्य आगे बढ़ेगा। सपने नहीं बचेंगे, याद आते हैं पास। आप लोग सभी विद्वान हैं, समझदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्वप्न का महत्व इनकी कविताओं में बार बार आता है। एक और प्रयोग किया है जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी कविताओं में, यूं हो गया है, उनके जाने अनजाने भी हुआ होगा। आप देखेंगे आयतन, प्रमेय और इस तरह के तमाम जो शब्दावली है, जीव द्रव्य, उनकी कविता में भी जीव द्रव्य है, आलोचना में भी जीव द्रव्य है। तो ये नए ये केवल महज शब्द नहीं है, बल्कि महज एक प्रयोग नहीं है, चौंकाने वाला प्रयोग नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से भी बहुत उनकी जो दृष्टि है, रचना दृष्टि है, वो हमारे सामने खुलकर आती है। बहरहाल मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितेंद्र श्रीवास्तव न केवल अपनी पीढ़ी के, बल्कि हमारे समय के समकालीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और आइजैक ने उनकी लगभग 101 कविताओं का जो यहाँ प्रकाशन किया है, रक्त सा लाल एक फूल। तो यह जो फूल है, इसमें जीवंतता है। यह जो फूल है, यह केवल सौंदर्य नहीं है, और चूंकि वह बुरांस का फूल है, पहाड़ में है, और पहाड़ है, गांव है, शहर है, महानगर है, कस्बा है, और इस संग्रह में इसका नाम नहीं दिया गया जितेंद्र श्रीवास्तव की प्रतिनिधि कविताएं, लेकिन अगर हम प्रतिनिधि कविताएं भी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसलिए पुनः पुनः मैं बधाई देता हूं, और हम उम्मीद करते हैं वे हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, और अभी उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया कि जो
योद्धा है, वो संघर्ष करना जानता है और उस युद्ध से वो विजयी होकर लौटे हैं। और आने वाले दिनों में उनकी रचनाशीलता, जिसे जितेंद्र भाई कह रहे थे, रचनात्मकता रचनात्मकता और रचनात्मकता, तो उनकी रचनात्मकता और हमें आह्लादित करती रहे, हमें पुलकित करती रहे, हम उनका आस्वादन करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आईसेक्ट के प्रति और आपके विश्वविद्यालय के प्रति, जिसके सौजन्य से यह कार्यक्रम संभव हुआ है। और इसके साथ बनमाली सृजन पीठ भी जुड़ा हुआ है। बनमाली सृजन पीठ के प्रति भी मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। अगर इसी बीच में हमारे पास संतोष जी आ गए होंगे तो उन्हें नमस्कार करता हूं और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद होता सर। बहुत गहराई और सूक्ष्मता से आपने अपनी बात रखी। वाकई जितेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो उनकी कविताओं को एक तरह से ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। इतने सहज व्यक्तित्व की व्यक्ति ही इतनी सहज भाषा में इतनी चाहे जैसी भी कविता हो, क्लिष्ट कविताएं लिख सकता है, जिसकी तरफ बार बार हमारे वक्ता इशारा कर रहे हैं कि इतनी सहजता वो लाते कहाँ से हैं, कहीं से नहीं लाते, ये वो हैं, वो इतने सहज व्यक्ति हैं कि वो उनकी वैसी ही है, उनकी भाषा वैसी है, इतने मीठ बोले हैं। हालांकि इसमें कलकत्ता का योगदान है तो भोजपुरी का योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। हमारे साथ संतोष जी अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, आना वो चाहते थे बिलासपुर से, लेकिन बहरहाल हमारे बीच अब तक आप लोगों ने सुना देखा, कवि को सुन लिया, आलोचकों को सुन लिया, एक कवि आलोचक को भी सुन लिया, बलराम जी को, विशुद्ध कथाकार, वरिष्ठ कथाकार श्री मुकेश वर्मा जी हमारे आईसेक्ट पब्लिकेशन के निर्देशक हैं। इनके निर्देश में ही ये किताबें आ रही हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य रखें जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताओं पर, इस किताब पर। नमस्कार, मैं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बैठा हुआ हूँ और अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे अध्यक्ष बना दिया जाता है, पहले से निर्धारित नहीं करते हैं। जब कोई अध्यक्ष नहीं आता तो फिर ये जिम्मेवारी मुझे वहन करना पड़ती है और इस हिसाब से मैं बड़ा जिम्मेदार साहित्यकार हूँ हिंदी साहित्य में, कम से कम ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन ये जो जितेंद्र जी की किताब हम लोगों ने छापी, इसके प्रति मैं जितेंद्र जी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है विश्व रंग के अंतर्गत हमने जो प्रतिज्ञाएं की थी, हमारे चार्टर में जो प्रतिबद्धताएं अंकित की गई हैं, उसमें ये था कि हम उत्कृष्ट साहित्य का प्रकाशन करेंगे और साहित्य के अलावा विज्ञान का भी, शिक्षा का भी और अन्य कलाओं का भी। तो ये हम लोगों के सामने एक चुनौती थी कि हम ऐसी किताबों का प्रकाशन करें जो कि क्लासिक की श्रेणी में आती हों, और ये बड़ा एक कठिन काम भी है और हमारी ये लगातार ये कोशिश बनी हुई है कि हम ऐसे कवियों को, ऐसे कथाकारों को, उपन्यासकारों को, आलोचकों को और अन्य कलाकारों को हम अपने प्रकाशन में स्थान दें, ताकि अच्छा जो साहित्य है वो लोगों के पास जाए। ये हमारा केवल मंतव्य शहर के लोगों को या हिंदी साहित्य के जो एक सीमित वर्ग है उस तक किताब पहुंचाना नहीं है। जितेंद्र जी की ये किताब हमारे वनमाली सृजन केंद्र जो हैं करीब 200 के लगभग, उन तक ये किताब पहुंची है और आप ये यकीन करेंगे कि आपकी किताब को इस वक्त गंज बासौदा में या खाचरोद में भी पढ़ा जा रहा होगा।
तो यह हम लोगों का उद्देश्य है। केवल लाइब्रेरियों में डंप हो जाए इस तरह का हम लोगों का इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है, ना हम इस तरह की कोई परंपरा बनाना चाहते हैं। हम लोगों के साथ एक बहुत अच्छी टीम है, कुणाल है, महीप जी हैं, देवेंद्र बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का ये लगातार ये प्रयास है कि हम अच्छे लेखकों को आमंत्रित करें, उनसे किताब मांगे। जिस तरह से हमने आपसे किताब मांगी उस तरह से हम एक याचक की तरह अपने सभी वरिष्ठ और अच्छे साहित्यकारों के पास जाएं और उनसे अनुरोध करें। अगर आपका आशीर्वाद इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक सार्थक प्रकाशन के तौर पर आपके सामने आ सकेंगे। देखिए, मैं मूलतः मैं कथाकार हूं और कविता मैं इसलिए नहीं लिख पाया कि कविता मेरी समझ में नहीं आई, और इसमें मेरा दोष नहीं है, उन कवियों का दोष है जिनने मुझको अपनी कविताएं पढ़ने को दी थी। तो उनसे मैं इतना विचलित हुआ कि मैंने कविता ना मैं लिख पाया और ना आगे लिखने की मैंने कोई कसम भी खाई कि नहीं लिखना मुझे। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो जबरदस्ती आपके दिल में प्रवेश कर जाते हैं। उनसे आपने कोई याचना नहीं की होती, आप उनके पास गए भी नहीं होते हैं, वो भी आपके पास नहीं आए होते हैं, लेकिन वो कुछ अपनी ऐसी कविताएं देते हैं कि वो हमारे मन के भीतर, हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। और जितेंद्र जी, आप उनमें से एक कवि हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक आप प्रेम के पूरनपूर कवि हैं, ये मुझे इतना अच्छा लगा है। आजकल मैं कभी कभार, अभी मेरी जब नजर चली भी जाती है तो इतनी वाहियात कविताओं का दौर चल रहा है और एक ही किस्म की कविताएं हैं। अगर कवि का नाम हटा दो तो आप पता नहीं कर सकते कि ये कौन सा कवि है, ये बड़ा भाई है कि छोटा भाई है कि कौन है, कहाँ से आया है। एक ही किस्म की कविताएं, लेकिन आपकी जो कविताएं हैं वो एक ताजे हवा के झोंके की तरह आती है, इसलिए बहुत सुंदर और अच्छी लगती हैं। कविता वो है सर जो मन और आत्मा को शांत करे, प्रशांत करे। एक ऐसा लगे कि बहुत घाम में हम कहीं एक छांव में बैठे हैं, तो उस तरह का हो। लेकिन ये आज के जो कवि हैं इन्होंने कुछ दूसरा सोच रखा है। वो सोचते हैं, वो सोच रखे हैं कि इनको अग्नि वर्षा में झोंक दिया जाए, इनको मार काट में डाल दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो जो कुछ भी करना हो तो वो ठीक है। कवियों की नीचता में बर्दाश्त करता रहा हूँ, आगे भी करूंगा। लेकिन ऐसी जो कविताएं हैं जो कि मन को छू जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी कविताओं में प्रेम को लेकर के जो एक अनुभूति और उसकी जो उदासी है जो हमारे मन तक आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रेम आपका केवल खिला हुआ फूल नहीं है, उसकी वो गंध है जो हमारे प्राणों में बस जाती है और हमें वो उदास दिन याद दिलाते हैं जब प्रेम हमारा टूट रहा था या हमारा टूट गया था या टूट चुका था। तो उन दिनों की समय की आपकी कविताएं वैसी ना होंगी, लेकिन हम तक तो आते आते उसी तरह की हम लोगों को रस देती हैं। तो मुझको ये बहुत अच्छी कविता लगती है। इसमें आपकी मैं एक कविता मैं आपकी पढ़ना चाहूंगा, एक ही मिनट में लूंगा। ये इतनी घर की कविता है कि मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ और अपनी पत्नी को भी पढ़ाता हूँ और वो भी बोलती है कि हाँ ये कविता तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, मेरी पत्नी ने कहा है तो सच को आप भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये कविता है, मेरी प्रतीक्षा से लंबी एक प्रतीक्षा, 23 दिनों का अकथ दुख लांघ कर मैं लौट रहा हूँ घर। मेरी सांसों में किसी अज्ञात फल की गंध, कानों में उत्साह भरती किलकारियां और आंखों में चेहरे हैं बेटियों के। मेरे कदम भागते हैं हर सांस के साथ, मैं पहुंचता हूँ घर जहां मेरी प्रतीक्षा से लंबी एक प्रतीक्षा राह अगोरती मिलती है मुझसे।
इतनी सुंदर कविता, आपका मैं क्या करूँगा, आपको मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसा कि कुणाल भाई ने कहा, हम एक फिर कार्यक्रम करेंगे जो केवल इस किताब पर नहीं होगा, आपके पूरे संपूर्ण कृतित्व पर, आपकी संपूर्ण कविताओं पर और हमारे जो कुलाधिपति महोदय हैं, जो अध्यक्ष निर्धारित थे, वो नहीं आ पाए हैं और उन्होंने मुझको अपना दुख भी व्यक्त किया है। मैं कोशिश करूंगा कि वो रहें इस कार्यक्रम में, आपकी कविताओं के सामने रहें और वो आपकी कविताएं सुने। वैसे वो आपकी कविताओं को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मौका हमें फिर से अगली बार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मित्र जितेन गुप्ता जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर से वो बोल रहे थे लेकिन आवाज बड़ी साफ आ रही थी। और अरुण होता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कई वेबिनार में उनको सुना है और मैं उनका मुरीद भी हूँ। बलराम जी का तो मैं आजीवन मुरीद हूँ, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अरुणेश युवा आलोचक है, तो मैं वैसे ही थोड़ा दब करके रहता हूँ। फिर ये कि वो मेरी कहानी पर भी लिख रहे हैं तो मैं और भी जमीन पर गड़ जाता हूँ कि अब क्या किया जाए। कुणाल जी है तो कुणाल जी का तो मैं कथाकार हूँ, तो हम लोगों में उतनी पटती भी नहीं है लेकिन दूरी भी नहीं बनती है। मैं संगीता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे संजय भाई हैं जो इस पूरे सब कार्यक्रमों के वो संयोजक हैं। आप एक बार फिर हमें मौका देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण होता जी ने सही कहा था कि देखा जाए तो सिंदूर तिलकित भाल और केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह के बाद अगर देखा, केदारनाथ जी की एक किताब का शीर्षक ही याद आता है उत्तर कबीर। तो उस शब्द को अगर थोड़ा बहुत हेर फेर करें तो कहें कि उत्तर केदार परिदृश्य पे जितेंद्र श्रीवास्तव तो हैं ही हमारे साथ, बड़े कवि हैं, हमारे साथ हैं। मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संजय सिंह राठौर जी से कि धन्यवाद ज्ञापित धन्यवाद कुणाल जी। जी सबसे पहले तो आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपनी नई किताब के जरिए हम लोगों को ये मौका दिया, ये शुभ अवसर दिया। और जितेंद्र श्रीवास्तव जी को पिछली बार विश्व रंग में हमने सुना था भारत भवन में, ये हमारा सौभाग्य था। और आज फिर विश्व रंग के बैनर तले ही आपकी इस नवीन पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए आज का दिन, क्योंकि यहाँ पे कई युवा कवि बैठे हैं, युवा रचनाकार भी बैठे हैं और जो कविता ही रच रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आज का दिन सर ये एक कविता की पाठशाला के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी कविताओं को, आपके रचना कर्म को जाना है। उसके साथ में अरुण होता जी और जितेंद्र गुप्ता जी को भी सुनने का सौभाग्य मिला, तो आपका भी हार्दिक आभार। आदरणीय मुकेश वर्मा जी जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष है, साथ ही वरिष्ठ कथाकार हैं और मेरे तो मार्गदर्शक है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, लेकिन आदरणीय मुकेश वर्मा जी हम जैसे लोकल को वोकल बना रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। पूरी कथा यात्रा के दौरान उन्होंने हम लोगों को इस तरह के बहुत मौके दिए। आपका हार्दिक आभार। आदरणीय बलराम गुमास्ता जी वरिष्ठ कवि और हमारे विश्व रंग परिवार के सम्मानित सदस्य हैं, आपका हार्दिक आभार। आदरणीय संगीता जोगड़ी मैडम डीन है हमारे विभाग की, उमेश शुक्ल जी युवा आलोचक, कुणाल जी युवा कथाकार और संपादक है हमारा आईसेक्ट पब्लिकेशन का, आपका हार्दिक आभार। तो मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे साथ हमारे फैकल्टी के मेंबर भी हैं और रचनाकार भी उपस्थित है। आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके विश्व रंग के ही सदस्य हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और दुबई, सिंगापुर से। तो मतलब हमारे साथ में वनमाली सृजन केंद्रों के जो बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे है, वहां से लेकर तो वैश्विक स्तर तक के लोग हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इस पूरे
आपकी जो किताब आई है आइसेक पब्लिकेशन से, तो आइसेक पब्लिकेशन का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, महीप जी का, देवेंद्र भाई का, और अमित जी है जो कि इस पूरे नेपथ्य में रह के इस काम को रचते हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे रुचि मैडम भी है, मौसमी जी है, आदरणीय डॉक्टर वेद मैडम भी है, तो और बाकी तमाम सारे साथी हैं, सभी का है। मोहन सवरिया जी जो चर्चित कवि है और विज्ञान लेखक है, हालांकि मैं जब भी बोलता हूँ तो उनकी आंखें मेरी तरफ होती है कि तुम मोहल्ले में बहुत चर्चा है उनकी चर्चा। और नेपथ्य में बहुत सारे हमारे साथी लोग काम करते हैं, रोहित श्रीवास्तव जी है, सुनील जी है, संजू भैया है, तो आप सबका भी बहुत हार्दिक आभार। और हम अगली बार पुनः जी, तो हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे विभाग की ओर से, मानविकी उदार कला संकाय की ओर से, और साथ में वनमाली सृजन पीठ की ओर से, आइसेक पब्लिकेशन की ओर से मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और हम बहुत जल्द ही पुनः मिलेंगे जितेंद्र जी की नई किताब को लेकर, ऐसी पूरी आशा है हम लोगों को।